दूध जो है ना, आप बिलीव करना, मुझे इतना शौक है ना, अगर आप बोलो यतिंदर कोई चीट मील करनी है तेरे को तो क्या है, मैं बोलूँगा कुछ मत दो, आप मुझे ना 2-3 ग्लास ठंडे दूध के दे दो। मुझे इतना शौक है। जो गांव कस्बों से लड़के आते हैं ना, वो असली हीरे होते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि अब यतिंदर सिंह एज ए खिलाड़ी खत्म हो चुका है, फिनिश्ड, बिकॉज अब तो ये पता है क्या करता है, ज्ञान बांटता है, यूट्यूब में आता है, तो ही इज़ अ यूट्यूबर नाउ। 70% ऑफिशियल जजेस को बिलीव नहीं था कि यतिंदर सिंह दोबारा आएगा, कम बैक करेगा, एंड दैट टू वो कम बैक जो मैं ये बोलता हूँ कि ये विन जो है, इसमें जो मेरी फिजिक है, दैट इज़ माई बेस्ट फिजिक एवर। अगर विल है तो एज इज जस्ट अ नंबर्स। आप 40 में भी वो कर सकते हो जो लोग 30 में नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो अभी मैं 40 में एशिया चैंपियन बना हूँ, ओवरऑल एशिया चैंपियन। मुझे इस प्रोफेशन को 45 तक एटलीस्ट कॉम्पीट करना है। इंडिया में तो नहीं करते लोग, बट बाहर तो करते हैं। संकल्प जब ले लिया है तूने तो डरता है क्यों, गिरेगा संभलेगा, पर की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हर चुनौती को स्वीकार करता चला चल, हर लहर को पार करता चला चल। तू एहसास करेगा चारों दिशाएं भी तेरे साथ हैं, और तब ये जान लेना यही तेरे विजयी होने का आभास है। Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Today my guest is Yatinder Singh. He's a bodybuilder and champion of champions. I'm not going to spend much time in the introduction to Yatinder Singh. Listen into one of the most interesting podcasts I've done so far. Joining me in this podcast is my colleague Ishan Prakash. Yatinder ji, thank you so much for coming to the studio. Asia Champion 2022, Champion of Champions, Mr. India 3 times. 22 साल का आपका सफ़र इस प्रोफेशन में, आप बताएंगे कहाँ से शुरू हुआ, कैसे? सुमिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। एंड मैं एक्चुअली आपके पॉडकास्ट फॉलो कर रहा था, सो सीइंग देयर आर सो मेनी ऑफ पॉलिटिशियंस, बट एज अ फिटनेस एक्सपर्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स माय प्लेजर to be here. अरे I am absolutely thrilled to have you. मतलब आप तो सेलिब्रिटी हैं ना। it's not about celebrity, but सच्चे दिल से बात करूं जी, तो एक्चुअली हम फिटनेस वालों को ना बहुत ज़्यादा लोग कहीं बुलाते नहीं हैं, क्योंकि ना वो एक माइंडसेट, यानी लोगों की छवि, सुनने वालों की परसेप्शन गलत बैठ चुका है कि यार ये बॉडी बिल्डर है तो पता नहीं कैसे बात करेगा, तरीका सही होगा या नहीं, मैसेज कन्वे कर पाएगा या नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ बॉडी से जज किया जाता है। बट मैं जब इस इंडस्ट्री, क्योंकि आपने सवाल किया ही है, 22 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, मैंने इस इंडस्ट्री को ना बहुत नज़दीक से देखा है, ठीक है। नज़दीक इन द सेंस कि जब मैं ये कह लो, मतलब जिम का मतलब भी नहीं समझता था, बॉडी बिल्डिंग को बॉडी बिल्डिंग ना बोल के बॉडी फिल्टिंग बोलता था, तो मुझे उतना भी समझ नहीं थी। बट मुझे पता था हाँ, कुछ वर्कआउट करने से थोड़ा फिज़िकल फिटनेस के साथ साथ अपनी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। तो मैंने इस इंडस्ट्री को बहुत नज़दीक से देखा। अपने सीनियर्स के साथ जब भी कहीं जाता था तो मैंने ना विस्परिंग सुनी है, क्योंकि जब आज मैं आगे चलता हूँ तो मेरे पीछे जो लोग होते हैं मेरी टीम के या मेरे साथ मेरे चाहने वाले, वो मेरे बारे में आवाज़ें सुनते हैं लोगों से, तो मैं भी सुनता था। तो मैं सब हमेशा एक बात सुन रहा था, यार ये बॉडी बिल्डर्स को अच्छे कपड़े पहनने की सेंस नहीं है, मैसेज कन्वे नहीं कर सकते, दिल के अच्छे होते हैं बट बोलने में उतना स्ट्रांग नहीं होते। तो मैंने उस दिन से ही ये सोचा था कि कभी मुझे माइक मिलेगा या कभी मुझे कैमरा मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बॉडी बिल्डर्स की वो इनसाइड लोगों को दिखा पाऊँ, उनकी छवि कि नहीं यार ये बहुत अच्छे होते हैं दिल के, और एक्चुअली जो इंसान लोहे से अपना शरीर तराश सकता है ना, वो चाहे तो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। तो हाँ, तो यानी अगर ब्रेन यूज़ करने की बात आएगी तो मुझे लगता है कि वही अगेन, मतलब लोहे से शरीर तराशना इज़ मतलब ये दुनिया का आई थिंक सबसे मुश्किल काम है। बाकी तो पढ़ना लिखना तो आई थिंक बहुत ईजी है। मुश्किल काम नामुमकिन समझो। हाँ। मतलब मैं वर्जिश कर करके मर जाती हूँ, मेरे से तो कुछ नहीं होता। आपका आई एम गोइंग टू कम एंड टच योर मसल एंड जस्ट लुक एट दिस। आई मीन Can we अच्छा मेरे को बताना प्लीज फिर, हाँ, पॉडकास्ट के बाद। सो बट जब पॉडकास्ट के बाद बताना मेरे को। आपका सवाल कंप्लीट कर देता हूँ कि फिटनेस में आने का कोई ऐसा
उद्देश्य नहीं था कि मुझे compete करना है, नॉर मेरी फैमिली में कभी कोई फिटनेस में था। दादाजी खेती करते थे, पापा ट्रांसपोर्ट चलाते थे। कहाँ पे? सहारनपुर। अच्छा। सो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करने वाला एक लड़का, बट आई थिंक मेरी स्कूलिंग ने मुझे पुश कर दिया इस प्रोफेशन में आने में, क्योंकि 3 कारणों की वजह से। मे बी वो कारण मैंने खुद ने निजात किए या लोगों ने मुझे दे दिए। 3, द वेरी फर्स्ट इज़ कि मेरा डार्क कॉम्प्लेक्शन था। द सेकेंड थिंग इज़ कि मेरी हाइट छोटी थी। और तीसरा मतलब मैं मिस आउट करता था क्लास में, हॉस्टल में। सो मैं हमेशा मिस आउट क्या करता था कि देयर विल बी समथिंग जो मेरे अंदर बाकियों जैसा नहीं है। तो फिर मैं शीशे में देखता था अपने आप को, शायद मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, इसीलिए मुझसे लोग उतना अच्छे से बात नहीं करते। सच में? हाँ। सो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उस टाइम जो भी क्रीम का ऐड देखता था, तो मैं वो क्रीम को अगर वो 1 महीना चलती है तो मैं उसको 3 से 4 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करता था कि इस तरह मेरा रंग गोरा हो जाए। बट my God. हाँ, जो फेयरनेस क्रीम या फेयरनेस क्रीम्स। बट फिर एक समय के बाद आया कि यार ये क्रीम से त्वचा तो इम्प्रूव होने वाली नहीं है। फिर खूब कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस की जिससे हाइट बढ़ जाए, तो यार वो भी नहीं। तो मुझे लगा कि क्या करूं। तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो मुझे फिटनेस में आने में जिसने मतलब ये कह लो रुचित किया ज़्यादा, वो था कि मुझे अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना था बिफोर आई वांट टू कि मैं कॉलेज में जाऊं। तो मैंने थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, एंड थैंक्स टू माय दादाजी चौधरी हुकम सिंह, उनके जेनेटिक्स इतने स्ट्रांग थे, वो जेनेटिक्स मेरे अंदर थे। एंड देन बस वहाँ से शुरुआत होगी। बट इट्स बीइंग 22 इयर्स। एक्सरसाइज बोले तो घर पे करते थे आप कि वहाँ मैं- कोई अखाड़ा था या जिम नहीं, था या अखाड़ा कुछ? नहीं था। मैं हॉस्टल में पढ़ता था, तो वहीं पे कुछ ग्राउंड एक्सरसाइज कर ली, पुशअप्स कर लिया, स्क्वाट्स कर लिया, या जितनी समझ थी दौड़ लगा ली। कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मैं था, 100 मीटर भागता था, लॉन्ग जंप करता था, बास्केटबॉल खेलता था। तो वहाँ से आई थिंक ये शुरुआत होगी। बट मैंने हॉस्टल छोड़ दिया इज जस्ट बिकॉज कि मुझे इस प्रोफेशन को और नज़दीक से देखना है। एंड देन मैं अपने होम टाउन आ गया। एंड देन 11th क्लास में मैंने जिम ज्वाइन किया पहली बार। एंड देन मैं उस साल फेल हो गया 11th क्लास में, बिकॉज मेरा सारा फोकस ही सिर्फ था एक्सरसाइज, मुझे ग्रूम करना है। बट टचवुड मैं इतना ज़्यादा ग्रूम हो गया कि मेरे से क्लास में फिर मेरी जो बिजनेस स्टडीज़ की मैम थी, अकाउंट्स के टीचर्स थे, यतिंदर तुम क्या करते हो? मैंने कहा क्या करते हो मतलब? नहीं तुम कुछ करते हो। मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ। कह रहे नहीं कुछ और भी करते हो। अच्छा। मैं पूरी शर्ट में जाता था, बट उनको लगता था ये शर्ट इसको पहले लूज थी, अब टाइट होने लगी है। एंड देन मैंने कहा मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता हूँ। वो कहते नहीं थोड़ा बहुत नहीं, तुम बहुत ज़्यादा करते हो। एंड द 11th क्लास का मेरा जो सेकंड ईयर था, तब मैं पहला कंपटीशन विन किया मिस्टर सहारनपुर। तब से ये नशा मुझे क्या लो, दिस एडिक्शन, वो नशा ऐसा हो गया। वो ट्रॉफी जब घर आई छोटी सी, और लोगों ने अप्रिशिएट किया, मोहल्ले में जो आसपास के लोग रहते हैं, और न्यूज़पेपर में फ़ोटो आई, दादाजी ने अप्रिशिएट किया। आई थिंक मुझे लगा इसमें मैं अपनी लाइफ बना सकता हूँ। अच्छा, किसी ने डांटा नहीं कि अरे चलो ये छोड़ो पढ़ाई करो, ऐसे ही होता है ना एक्चुअली most क्या है, घरों में? हमारी फैमिलीज़ में उस टाइम पे तो या तो तुम डॉक्टर बनो या तुम इंजीनियर बनो, 2 ही प्रोफेशन होते हैं। तीसरा प्रोफेशन, यानी मैं आपको बात कर रहा हूँ 1999 में मैं अपने पेरेंट्स को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे अच्छा बॉडी बिल्डर बनना है। उन्होंने कहा ये बॉडी बिल्डर कौन होते हैं? तो मेरे पास कोई एग्जाम्पल भी नहीं था देने का। यार मैं किसका एग्जाम्पल दूं कि जी इनको समझ में आ सके कि ये भी एक प्रोफेशन हो सकता है। तो आई एम मतलब पेरेंट्स ने इनिशियली तो 6 महीने 7 महीने बोला, बट वन फाइन डे पापा ने बोला कि तेरे को करना है क्या है? मैंने कहा जी मुझे तो अब यही करना है। तो फिर उन्होंने कहा फिर ऐसा करना जैसा कोई ना करता हो। Okay. हाँ, तो ये कोई वहम नहीं था कि क्योंकि 11th में आपने स्टार्ट किया जिम जाना, हाँ। तो उस समय ये एक वहम होता है कि जल्दी मत करो स्टार्ट जिम, तुम्हारी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी या कुछ हो जाएगी। तो करेक्ट टाइम क्या होता है, ऐसा कुछ आपको? आई थिंक मेरे हिसाब से 16 इज़ अ गुड इनफ, मतलब 16 साल एक ऐसी उम्र है जब आप जिम जाना शुरू कर सकते हो। देखो अब बिकॉज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, मेरे जैसों ने भी अब फिटनेस को पढ़ लिया है, तो एक बात समझ में आई कि फिटनेस इवन हेल्प्स यू। बट द थिंग इज़ कि अगर 16 साल का बच्चा जिम जा रहा है
उसको सुपरविजन के अंदर करना चाहिए, और जो सुपरवाइज कर रहा है वो क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है ना। तो आई थिंक इज़ द बेस्ट एज। बट अगर आप लेट्स से 14 हो या 12 भी हो, तब भी मैं सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बच्चों को किसी ना किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर भेजो। बिकॉज पढ़ाई 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 ठीक है, मान लिए, बट फिजिकल एक्टिविटी आपको वो सिखाती है जो लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, आपको लड़ना सिखाती है हर सिचुएशन से, आप में वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, आपके पर्सोना को, आपके ऑरा को इम्प्रूव करती है। तो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो बुक्स के अलावा भी बच्चों को पढ़नी चाहिए, वो आई थिंक खेल कूद सिखा सकता है। तो नॉट जिमिंग बिफोर 16, बट यस आप रनिंग करो, साइकिलिंग करो, आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, फुटबॉल खेलो बच्चों के साथ, गली में क्रिकेट खेलो, कोई बात नहीं। आपने यहाँ तक की बात की, तो मिस्टर सहारनपुर से लेके मिस्टर वर्ल्ड का जो था वो वाला पढ़ा, वो जंप कैसे किया आपने? एक्चुअली जंप ये किया मैंने, जैसे स्टार्ट किया कि नशा मुझे लग ही चुका था इसका, लोगों की तालियों का, लोगों के अप्रिसिएशन का। और सच बताऊं, अब एक प्लेस ऐसी बनानी है जिसमें ट्रॉफीज ही ट्रॉफीज हो, कि मेरे घर पे कोई आए या ऑफिस में कभी जिम होगा अपना, तो वहाँ पे ट्रॉफी रूम होना चाहिए। हाँ, एक होना चाहिए। और आज टचवुड भगवान की दुआ से है, वो चीज़ों का शौक था। इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरी सोर्स ऑफ इनकम कितनी होगी, उधर तो कोई ध्यान नहीं था। बट आई थिंक मैं सही हाथों में रहा। मतलब आई एम द लकीस्ट पर्सन कि जो मेरे टीचर थे, जो मेरे गुरु थे, वो ऐसे लोग थे जो एक्चुअली में इंसानियत रखते थे, और जो एक्चुअली में चाहते थे कि उनके स्टूडेंट आगे बढ़ें। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कंपटीशन एंड देन, अब मुझे फिर एडिक्शन होगी इतनी, तो मैंने फिर सर को बोला कि सर अब मुझे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो आप मुझे उसके लिए गाइड करो। एंड देन मैं स्टेट चैम्पियन बना। मतलब मैं ऑफकोर्स सहारनपुर का हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ। तो मिस्टर वेस्टर्न यूपी बना, फिर यूपी बना। फिर किसी ने बोला कि बिकॉज मेरी एज कम है तो मैं जूनियर मिस्टर इंडिया खेल सकता हूँ। तो मैंने कहा जूनियर मिस्टर इंडिया खेलना मतलब मेरे लिए वो था। बट मैं जब जूनियर मिस्टर इंडिया खेलने गया तो आई बिकम ओवरऑल चैम्पियन देयर। एंड देन मैं वहाँ से फेडरेशन कप गया, फेडरेशन कप के बाद मैं साउथ एशिया गया, साउथ एशिया के बाद मैं फिर साउथ एशिया जाने से पहले मुझे इंजरी हो गई। एंड देन वो पड़ाव कुछ 3-4 साल में वर्कआउट नहीं कर पाया। बट आई थिंक 2010 एक ऐसा साल था जब से मैंने बड़ी चैम्पियनशिप जीतनी शुरू करी। एंड देन फिर मैं, किसी ने बोला वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, तो पहली वर्ल्ड चैम्पियनशिप जब खेलने गया, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वैसे ही बड़ा दिल में भाव था अपनी कंट्री को लेके। 4th प्लेस आई, बट देन आई स्टूड कि मेरा गोल्ड भी आया। एंड देन अभी करंटली तो 2022 में आई विल बी द ओवरऑल एशिया चैम्पियन। तो आई थिंक सीखता रहा, और मतलब टीचर्स ने जिस डायरेक्शन में मोड़ दिया, आई थिंक मुझे लगता है कि मेरा बेस्ट पार्ट ये रहा कि मैंने अपनी कभी डायरेक्शन लूज नहीं की। मतलब किसी ने मुझे आकर्षित नहीं किया इसके अलावा, न कभी लंबी गाड़ियों ने, ना लग्जरी घरों ने, ना सुंदर लड़कियों ने, तो किसी ने भी आकर्षित नहीं किया। फिटनेस ने इतना ज़्यादा आकर्षित कर दिया था कि मुझे वो यतिन जो वर्ड था, जो यतिंदर था, मुझे उसको यतिंदर सिंह एज ए हैवी नेम बनाना था। तो मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है। तो ये आप अपनी इंजरी के बारे में, दैट फेज जो था, मतलब 3 साल अगर आप वर्जिश नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता होगा एक मेंटली भी एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे आप कह रहे थे आपका और कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, सिर्फ यही था कि एक्सरसाइज करना है। और अगर वो आप नहीं कर सकते, और एक जैसे क्या फुल स्टॉप है या स्पीड ब्रेकर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हाउ डिड यू कम आउट ऑफ दैट मेंटल फेज? आई थिंक जब मुझे ये इंजरी हुई तो उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि स्पाइन में किस तरह की इंजरीज हो सकती हैं। अगर लेट्स से इंजरी हो गई है तो इट्स नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, बट ऑफ कोर्स उससे रिकवर किया जा सकता है। बट हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, ना मतलब उस तरह के, और ना ही उतनी नॉलेज थी। बट ऑफ कोर्स मतलब मेरी तो ये समझ लो फुल स्टॉप ही है। मेरे लिए तो फुल स्टॉप लग गया था, बिकॉज मैंने इसके अलावा कभी कुछ सीखा ही नहीं। बुक्स बैग में बंद करके उसको हैंग कर चुका था, तो पढ़ा नहीं था। फादर का बिजनेस मुझे आता नहीं था, क्योंकि मैंने कभी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तो आई थिंक मैंने कभी कुछ और किया ही नहीं, तो फुल स्टॉप ये लग गया कि अब क्या। एंड आप समझो, जब आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो ना, 28-30 लोग आपके घर में रहते हैं,
और उसमें से सिर्फ एक जना ऐसा है जो जिम जाता है, कंपटीशन खेलता है, 29 लोग उसको हमेशा लेट्स से बोलते हैं ये क्या तरीका है, मतलब ये क्या प्रोफेशन है, और लेट्स से आपका कोई पड़ोसी आपको ये भी बोल देता है। ऐसी ट्रॉफियाँ बाज़ारों में बहुत मिलती हैं, खरीद खरीद के आप घर पे रख लो, ताने तो आते ही हाँ होंगे। हाँ, इनसे भविष्य नहीं बनता। तो मेरे पास अब उनको कुछ कहने के लिए नहीं था। अब जो भी मुझे मिलने आता था, हाँ देखो हमने तो पहले ही बोला था यार ये पहलवानी में कुछ नहीं रखा, लोहे से लड़के शरीर तोड़वा लिया। तो मेरी मम्मी और मेरे पापा को ये लगता था कि एक्चुअली में उनसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई है कि उन्होंने अपने बच्चे को ओपन हैंड दे दिए जस्ट टू बी, कि ऐसे फील्ड में जाने के लिए कि जहाँ पे कुछ मतलब पता ही नहीं है। तो मेरी मम्मी मेरे पास बैठती थी, वो रोती थी और मैं चारों दीवारें देखता था और सोचता था मैं बस हो गया ख़त्म। तो बट मैं मतलब इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि दैट्स अ फेस। हर एक की लाइफ में बहुत सारे डिफ़िकल्ट फेज़ आते हैं। मुझे लगता है कि कोई इंसान शरीर से अपाहिज हो जाए तो चल जाएगा, दिमाग से अपाहिज नहीं होना चाहिए। तो बस मैं बेड पे जब भी लेटता था मैं एक ही अपने आप को भरोसा दिलाता था कि अगर सुपर नेचुरल पावर है, यूनिवर्स है, भगवान है, और मेरा अगर बिलीव है और अगर मेरा मन सच्चा है और मैंने अभी तक जितना भी इस प्रोफेशन को किया है बड़ी शिद्दत से किया है और मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए तो नहीं, आई थिंक मतलब और ज़्यादा पहुँचने के लिए। तो आई थिंक वो चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करी। बट ऑफ कोर्स फिर मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिए, फिर मैंने इस इंजरी के बारे में पढ़ा। बट एक्चुअली द प्रॉब्लम है स्मिता मैम कि इस सब में ना 3 साल लग गए। क्या इंजरी थी क्या? मेरी एक्चुअली स्पाइन की 4 डिस्क जो है ना वो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुकी थी, डैमेज हो चुकी थी। सो आई एम ऑन व्हीलचेयर 18 महीने के लिए। आप कर क्या रहे थे? मैं स्क्वाट्स कर रहा था जिम में, ओह, तो इट्स ज़्यादा हैवी चले गए। 220। हाँ, हाँ तो तो स्क्वाट से इतनी बुरी इंजरी हो सकती एक्चुअली है? सुमिता मैम स्क्वाट से इतनी बुरी इंजरी हो भी सकती है, नहीं भी, बट वही संसाधन नहीं थे, अच्छे शूज़ नहीं थे, तो नंगे पैर करना। फिर जो नीचे फ्लोर, जिस फ्लोर पे आप कर रहे हो उसकी मतलब वो बैलेंस्ड नहीं है, ऊपर नीचे है। देन मेरा पैर स्लिप हो गया, वो बार मेरे ऊपर गिर गई एंड देयर इज नो वन इन द जिम बिकॉज मैं संडे को वर्कआउट कर रहा था। तो कोई था नहीं। कोई था नहीं। हाँ, सो उसके बाद तो बस ये था कि मेरी फिर स्पाइन इंजरी हुई। बट उस टाइम साइंस और डॉक्टर का एक ही कहना था कि मैं अब इस प्रोफेशन को परस्यू नहीं कर सकता बिकॉज मेरी स्पाइन ऑलमोस्ट 35% खराब हो चुकी है, जो आज भी खराब है साइंस के हिसाब से। बट मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप में जिद है और आप में सच्चाई है और यूनिवर्स है तो साइंस भी ना कहीं कहीं जाके घुटने टेक देती है। इट्स ऑल अबाउट योर विल। मैं वैसे विल पे ही ये- वापस आती हूँ। हाँ, आई वांट टू I'm saying the कंटिन्यू विद दिस। profession- नो, लाइक विराट कोहली हैड आल्सो गॉन थ्रू दिस हाँ, पैच, he did. राइट? और ही स्पोक अबाउट दिस कि कैसे होता है कि जब आप, सबकी लाइफ में होता है, मतलब सिर्फ स्पोर्ट्समैन में ही नहीं, लेकिन स्पोर्ट्समैन का क्या होता है कि वो फोकस और भी आता है। हाँ जी, ठीक है, तो उन्होंने भी कहा कि एक फेज था जब ही वॉज डाउन एंड आउट एंड उसमें मेंटल स्ट्रेंथ की बहुत ज़रूरत होती है। फिर उन्होंने कहा कि धोनी का फ़ोन आया था मुझे, हाँ। और धोनी ने मुझे स्ट्रेंथ दिया और मुझसे बात की। वैसे आपके साथ कुछ हुआ, कोई दोस्त या कोई था सपोर्ट्स? आई थिंक उस टाइम जो मुझे ट्रेन कर रहे थे ही, मतलब वो हर दिन वो मेरे पास आते थे, ठीक है, और मेरे सराहने बैठते थे और मुझे प्रे भी करते थे क्योंकि मैं उनकी मतलब लिपसिंग से समझता था कि वो प्रे कर रहे हैं। बट वो मुझे विश्वास ये दिलाते थे कि यतिंदर हो जाएगा, आई एम देयर, योर पेरेंट्स देयर, और कोई नहीं भी है ना, तुम तो हो ना अपने साथ, तुम्हारी विल तो है ना, तो वो विल मरनी नहीं चाहिए। सो 3 साल लगे, बट स्मिता में मैं उस पर आ रहा था कि 3 साल में मैं बैक टू पवेलियन हो गया था। मतलब मैंने जितना हार्डवर्क करके जिस फिजिक को अचीव किया था वो अब 0 पे जा चुकी थी। तो मसल एट्रोफी हो गई, हाँ, सब कुछ सब चला गया। मसल लूज हो गए हैं, बॉडी फैट बढ़ गया है। अब मेंटली आप कितने भी स्ट्रांग रहो, माइंड तो हिलता ही है ना। बट फिर भी मुझे लगा कि मैं बहुत जिद्दी हूँ, तो मैं उससे ओवरकम कर आपका गया। जो प्रोफेशन है सर, जी। माफ करना, इसमें कोई ब्रेकआउट स्टार्स नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। इसमें हार्डवर्क इतना है बट गेन ज़्यादा नहीं है। बहुत कम लोग हैं इस प्रोफेशन में जो एक्चुअली ब्रेकआउट करके आपके लेवल की अचीवमेंट हो सकती है। उसके बावजूद ये आपको पता था जब आप, इनफैक्ट जब आप घुस रहे थे तो बेयरली एनी थे। हाँ। तो ये प्रेशर नहीं था कि, और मुझे कि लगता है will I कोई make स्टार it? नहीं है, हाँ। कि will I make it? ये तो नहीं, नहीं, टोटली मुझे न्यू ये सेक्टर लगता है। ना, मुझे लगता है कि जिस माइंड सेट का मैं इंसान हूँ, कोई भी प्रोफेशन खराब नहीं होता।
इंसान खराब होता है। तो हम किसी भी प्रोफेशन में अचीव कर सकते हैं, बट वही कि आप उस प्रोफेशन की तह तक बैठ के आए हो और कितनी देर आप वहाँ पे बैठे हो, सो दैट वो प्रोफेशन को आपने अपने अंदर ऐसा बिल्ड कर लिया है कि आप उसमें से कुछ ना कुछ आउटकम निकाल लोगे अपने लिए। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आप इंसान अच्छे नहीं हो हृदय से, दिमाग से, तो आप किसी भी प्रोफेशन में अच्छा नहीं निकाल सकते। तो मैं तब भी ये बोलता हूँ, लेट्स से एग्जांपल, और आपको बेस्ट तो बनना ही पड़ेगा, ठीक है ना। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि यार कोई हमारे अराउंड में, हमारी लोकेलिटी में एक शू पॉलिश करता है, एक 10 रुपीज़ लेता है, बट मैं एक शू पॉलिश करने वाला वो 200 रुपीज़ लेता है, और 200 वाले पर उसके पास लाइन है, बट वो बोलता है कि दुनिया में मुझसे अच्छे शू पॉलिश कोई नहीं कर सकता। और जब मुझसे अच्छे शू पॉलिश नहीं कर सकता, सो आई हैव, तो मेरा भी यही था कि मुझे इस प्रोफेशन को नॉट ओनली द बॉडी बिल्डर बट फिटनेस, फिर देन कंटेंट क्रिएटर, एंड देन देयर आर वास्ट थिंग टू डू, बट वो आपको अपॉर्चुनिटी को लाके नहीं देगा, वो आपको ग्रैब करनी पड़ेगी। सिटिंग हियर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, स्मिता मैम के सामने बैठ के इस पॉडकास्ट को करना, आई थिंक कितने फिटनेस वाले लोगों ने किया होगा? नहीं, मैंने एक भी नहीं किया अभी तक। ठीक है, अब मुझे लगता है वाई आई एम द फर्स्ट वन, ठीक है, इफ आई एम द फर्स्ट वन, तो मुझे अब ऐसा छाप छोड़नी है कि फिटनेस वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी खुल पाए। ओहो, स्मिता मैम के यहाँ भी जाके तो इंटरव्यू कर सकते थे। अच्छा यतेंद्र जी, आप बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, मैं ज़रूर ये बताऊंगी कि जब मेरे बच्चे स्कूल में थे ना, और मैं, वो दोनों स्पोर्ट्समैन थे, और जब भी मैं टीचर्स को बोलती थी प्लीज़ इनको खेलने दो, तो तब क्या होता था, ये सेकंड आया है, फर्स्ट तो नहीं आया ना, चाहे टेनिस हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, जो भी हो, मैन ऑफ द मैच तो नहीं बना ना, तो कहाँ जाएगा ये, क्या करेगा ये करके? एग्जाम इज मोर इम्पोर्टेंट। क्या ही इज नॉट गोइंग टू बिकम, यू नो, आई मीन एट दैट टाइम इट वाज इन धोनी और कोहली, बट इट वाज दैट रिएक्शन। तो घर में भी फिर लड़ना पड़ता है कि प्लीज़ खेलने दो, प्लीज़ जाने दो। अच्छा, पैसे भी बहुत खर्च होते हैं कि आप, बिकॉज यू नीड दोज पॉइंट्स, कि आप टेनिस खेल रहे हो तो आप सर्किट पे जाओगे, सर्किट को जाओगे तो उसका मतलब ट्रेनर भी चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए होता है, और फिर दिस प्रेशर होता है इतना, बच्चों पे भी प्रेशर होता है कि जीतना ही है, क्योंकि अगर मैं ये टूर्नामेंट नहीं जीता तो मॉम मुझे अगले टूर्नामेंट में जाने नहीं देगी, और अगले टूर्नामेंट में नहीं जाऊंगा तो मेरे मार्क्स, मतलब मेरे पॉइंट्स कम हो जाएंगे, पॉइंट्स कम हो जाएंगे तो उसका मतलब एग्जाम देना पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इसका जिम्मेदार है। तो एजुकेशन सिस्टम ने ऐसा प्रेशर क्रिएट कर दिया है कि अब जैसे मेरे बच्चे भी स्कूल में हैं, तो मैं भी लेट्स से कभी पेरेंट टीचर मीटिंग में चला जाता हूँ, मुझे भी ये सुनने को मिलता है, इसकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव कराओ, इसको इंग्लिश सिखाओ, इसको ये सिखाओ। बट मुझे लगता है कि यार ये तो ठीक है ना, है लिखना जानता है ना, हैंड राइटिंग हो जाएगी इम्प्रूव यार, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो डजेंट मीन कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। तो एक्चुअली क्या है कि ये पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, और इसको अगर लेट्स से कोई चेंज करना भी चाहता है, उसको भी उसी तरफ धकेल दिया जाता है कि तुम वो ही बोलो जो लोग बोल के जा चुके हैं। तो आई थिंक आपका पॉइंट वैलिड है। और दूसरा, आई थिंक जो फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट ही आना है, मैं ऐसा मानता हूँ ज़रूरी नहीं है हमेशा फर्स्ट आना। अगर आप सेकंड भी आते हो और अगर तो आप थर्ड भी आते हो, बट अगेन आप बहुत सारे लोग मेरी क्लास में, अगर मैं फर्स्ट तो कभी नहीं आया, आई थिंक मैं तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी नहीं आऊँगा। मैं मतलब जो लास्ट के 10% बच्चे होते हैं उनमें से था। बट आई थिंक थर्ड आना या सेकंड आना या फर्स्ट आने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी भी एक चीज़ में ना, एक चीज़ में महारत हासिल कर लो और एक्सेल कर लो, बट वो बच्चों को पुश मत करो, उनको अपना इंटरेस्ट जानने दो कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। उनका, जैसे मेरा बेटा है, वो कुछ कुछ जोड़ता रहता है, बड़ी सारी चीज़ें बना देता है, तो मुझे लगता है कि यार ये इसका इंटरेस्ट है, ठीक है ना, उसकी ड्राइंग अच्छी है तो ये इसका इंटरेस्ट है, हैंड राइटिंग थोड़ी इम्प्रूव कर लेगा। बट अब अगर उसकी पेंटिंग इम्प्रूव है तो मे बी ही कैन बी द बेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड। तो अपने जोगा तो मतलब अपने लायक तो कर ही लेगा ना। तो आई थिंक बच्चों को पुश नहीं करना चाहिए, उनका पर्सनल इंटरेस्ट जानना चाहिए। और इसमें क्या होता है, ये बच्चों के लिए ना स्कूलों में क्या होता है, दैट द कंपटीशन बिकम सो स्ट्रांग। कुछ पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं कि मतलब कि बच्चे को नेशनल प्लेयर बनाना है, तभी उसको सेंट स्टीफन्स में एडमिशन मिलेगी, तो इसलिए सम ऑफ देम बेंड रूल्स, एज कम दिखाते हैं, यू नो, वेट कम दिखाएंगे, या फिर
अब्यूज ऑफ मेडिसिन भी होता है ताकि वेट कम हो जाए तो फिर कम कैटेगरी वाले में चले जाएंगे और गलत एज बता के ये भी एक बहुत इट वाज अ बिग थिंग. आजकल तो खैर देयर इज सो मच स्क्रूटनी पर इट इज अ प्रॉब्लम. गांव में भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं. हाँ, प्रॉब्लम तो होती है बिकॉज देखो सबको विनर बनना है, सबको विजयी होना है, ठीक है ना. हार किसी को पसंद नहीं है और ऑफ कोर्स क्योंकि उनको ऐसा सिखा दिया गया है कि सेकंड नहीं आना, फर्स्ट ही आना है. बट फर्स्ट आने के चक्कर में या विनर बनने के चक्कर में जो आप बोल रहे हो, वेट कम करने के लिए कोई लेट्स से मेडिसिन लेके आप इनिशियली ड्रास्टिकली वेट कम कर लोगे, उससे हार्म हो सकता है. लेट्स से आई थिंक मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स में, कोई भी स्पोर्ट्स में अगर आपको जाना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप हार्ड वर्किंग हो, तो वो तो है ही, कंसिस्टेंट हो एंड मेरा मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स सच्चाई से करो. अगर स्पोर्ट्स में भी धोखा आएगा ना और करप्शन आएगा तो स्पोर्ट्स नहीं रह जाएगा. बट ये स्कूलिंग लेवल पे होता है. बट जब आप इंटरनेशनल लेवल पे चले जाओ तो जैसे मैं जिस फेडरेशन के अंडर कम्पीट करता हूँ वहाँ पे ये सब नहीं चलता. वहाँ पे वाडा आती है, नाडा आती है, आपकी डोपिंग करती है एंड देन अगर आप मेडल लेके आते हो तो आपको एप्रिसिएशन मिलता है. इफ़ यू आर अ चैम्पियन देन यू आर अ चैम्पियन, इफ़ यू आर नॉट एंड देन नॉट, यू नीड टू ट्राई अगेन. सो एक लेवल पे आके ये सब खत्म हो जाता है. बट ऑफकोर्स जब छोटे से बड़े लेवल पे जा रहे हो, छोटे लेवल पे ये सब चीज़ें होती हैं. बट आई थिंक अगर छोटे लेवल पे ये सब कुछ हो जाएगा तो जो एक काबिल है वो शायद वहाँ ना पहुँच पाए जहाँ पे पहुँच सकता था. आपने वाडा और इसकी बात की है तो मैं थोड़े से सवाल पूछूंगा, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है बट आई हैव टू आस्क. अब कोई मान लो जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं है, हाँ, यू आर वेरी जेनेटिकली गिफ्टेड, कोई जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं है, बिना परफॉर्मिंग एनहांसिंग ड्रग्स स्टेरॉइड्स के ऐसी बॉडी कैसे बन सकती है? देखो अब ये प्लीज मत कहना कि मैं योगा करता हूँ. ये मैं थक गई हूँ. ये सेलिब्रिटीज कहते हैं कि हम योगा करके ऐसी बॉडी बना लेते हैं. ओवरनाइट बॉडी थोड़ी बनती है. हाँ बट बोलते ना ये सारे एक्ट्रेसेस इतनी पतली पतली होती हैं और इंस्टाग्राम में लड्डुएं खा रही हैं एंड देन दे से हम योगा से फिट हो गए. नहीं, ये जो ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन होती है, हाँ जी, विदाउट पीईडीज, क्या ये पॉसिबल है? आई थिंक मुझे ये लगता है कि आपका देखो फिटनेस को आप दो तरीके से ले सकते हो. एक तो इफ़ अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फिट होना है, ठीक है, तो आप अच्छे खान पीन से, नियमित वर्कआउट से, अच्छे लाइफस्टाइल से, थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए तो आप हो सकते हो. बट लेट्स से अगर आप बोलो कि नहीं आपको लेट्स से मुझे कल को कोई मूवी में आना है और मुझे 6 पैक एब्स चाहिए और मुझे बहुत ही ग्रेनी लुक चाहिए एक, तो आई थिंक देयर विल बी अ रोल फॉर फ्यू थिंग्स जो अब अगर कोई बोलेगा नहीं होती तो वो तो गलत है, होती तो है. होती है. बट और अगर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाना है, लेट्स से जब आप compete करना चाहते हो तो कंपटीशन में तो ये सब चलता है. स्टेरॉइड्स, कंपटीशन में टेस्टोस्टेरोन, हाँ, मतलब ऑफ कोर्स मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाने के लिए तो एनहांसिंग ड्रग्स तो अगर लेट्स से मतलब क्रिकेट में भी यूज़ होती होंगी, फुटबॉलर्स भी यूज़ करते होंगे. बट ऑफ कोर्स वो डोपिंग कैसे क्लियर करते हैं वो उनका अपना वो है. बट साग सब्जी खाने से उस लेवल की फिजिक नहीं बनाई जा सकती. तो सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्या लेते हैं? देखो सबसे पहली बात तो ना हमें सप्लीमेंट को समझना पड़ेगा. जैसे हम क्या करते थे, जैसे स्कूल में एक बुक होती थी, बट हम क्या करते थे बाहर बुक वाले से एक सप्लीमेंट्री खरीद लेते थे. सप्लीमेंट्री में क्या होता था, उसी बुक का एक शॉर्ट फॉर्म होती थी, भाई ये 20 क्वेश्चन याद कर लो, पास तो हो ही जाओगे. समझे ना. तो सप्लीमेंट इज कि कुंजी भी तो ऐसी थी. हाँ, कुंजी. तो बेसिकली सप्लीमेंट इज अ कुंजी. बट सप्लीमेंट को भी ना आजकल वो बना दी, नहीं ये सप्लीमेंट नहीं खाना. बट लेट्स से अगर आप वे प्रोटीन यूज कर रहे हो, आप क्रेटीन यूज कर रहे हो, ग्लूटामिन, BCA, मल्टीविटामिन, तो ये सारे तो आई थिंक आपको भी यूज करने चाहिए. अगर आप किसी गाइडेड पर्सन के अंडर गाइडेंस यूज कर रहे हो तो देयर इज बी नो हार्म. तो पेरेंट्स को, एल्डर्स को ये भी समझना पड़ेगा सप्लीमेंट इज ऑलवेज नॉट कि वो कुछ हार्म करेगा. सप्लीमेंट कैन हेल्प यू. यस, नो इट्स फेयर इनफ. आई वाज सेइंग आल्सो कि ये जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप्स होते हैं ऑल दैट, टू रीच अ ग्रोथ, मसल सेपरेशन हो, मैसिव ग्रोथ हो,
उसके लिए ये इसका अब्यूज भी बहुत होता है Actually क्या है, एंड ये ओवर द काउंटर भी मिलते हैं इंडिया में. इट्स ईजियर टू गेट इन इंडिया देन इन अदर थिंग्स. तो इसके डेंजर्स के बारे में थोड़ा बताओ हम. तो मुझे ये लगता है कि हमारे लेवल पे आते आते बहुत समझदारी आ जाती है, ठीक है ना. तो किसी भी चीज़ को अगर इस्तेमाल करना है, कितना करना है, क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो हमें सब कुछ पता होता है. लेट्स से अब यहाँ से प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि हर 16 साल वाला बच्चा जो जिम जा रहा है उसको लगता है कि उसको तो 4 महीने में यतिंदर सिंह बनना है. शॉर्टकट. उसको हाँ, तो वो अपने ट्रेनर को एक ही बात बोलता है, भैया मुझे नहीं पता, मुझे तो 6 पैक चाहिए, या फिर मेरा जो फ्रेंड है वो कल 180 kg की डेडलिफ्ट मार रहा था, मुझे 180 kg की डेडलिफ्ट मारनी है. बट उसको ये नहीं पता इट टेक टाइम. अब आप बोल रहे हो मैं 22 साल बाद अब बोल रहा हूँ 2022 में मैं एशिया चैंपियन बनाऊं. आई गिव 22 ईयर्स. ये एक रात का काम नहीं है. बट प्रॉब्लम क्या है कि उस बच्चे को, उस यंगस्टर को इतनी ज़्यादा जल्दी है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो कुछ भी लेने को तैयार हो जाता है. और आप बिलीव मी, उसके इतने नुकसान होते हैं कि मुझे ये लगता है कि एक पेरेंट्स ने एक विश्वास के साथ अगर अपने बच्चे को जिम भेजा है या ऐसी जगह भेजा है जहाँ पे वो तंदुरुस्त होने गया है, बट 40% ऑफ केसेस में बिकॉज लैक ऑफ ट्रेनर की नॉलेज, ठीक है ना, और सिर्फ अपनी थोड़ी सी कमाई के चक्कर में आप किसी के बच्चे की लाइफ के साथ खेल लेते सर. डोंट यू थिंक कि इन्फ्लुएंसर कल्चर जो है, हाँ, अब तो टिकटॉक बंद हो गया, पर ये सर इंस्टाग्राम और सब है, उसकी ये भी प्रेशर बहुत होता है. हाँ, बच्चों में कि यार बनना ही है, बॉडी बनानी है. बट फिर वही है कि प्रेशर तो हमें भी था, बट क्योंकि हम बोलते आपको 22 साल लगे. हाँ, तो ये बात सबको, यंगस्टर्स को, यूथ को, हमारे पूरे इंडिया, ऑफ कोर्स मतलब सारे यंगस्टर्स ही हैं इंडिया में, हम मतलब यूथ ही चला रहा है हिंदुस्तान को. तो मुझे लगता है कि उसको हेल्दी होना पड़ेगा, ना कि नशे करके पड़े रहो. तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नॉर्मल फिजिक बनानी है या फिर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाना है, एक हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर के अंडर ट्रेन करो. और ये तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ, 3 से 6 महीने से साल में बॉडी नहीं बनती. इट टेक टाइम, यू नीड टू बी पेशेंट इनफ एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी. अगर आप मंडे को जिम जाते हो तो आपको बुधवार को भी जाना है और आपको शनिवार दोस्तों की पार्टी छोड़ के भी जिम जाना है. तब तो आप बोलते हो कि एवरी डे आई एम कलेक्टिंग समथिंग. एक स्टोन में एक दिन मैंने जब हर दिन में एक स्टोन इकट्ठा करता हूँ, तब मैं 30 दिन में 30 स्टोन इकट्ठे करता हूँ. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एक दिन जाते हैं, फिर 2 दिन नहीं जाते, तो वो एक महीने में 10-12 स्टोन इकट्ठे हो पाते हैं. फिर जल्दबाजी इतनी होती है. बट कहीं ना कहीं हमारे ट्रेनर्स को या मेरे जैसे लोगों को जिम्मेदार बनना पड़ेगा कि आप किसी के भी बच्चे की लाइफ के साथ नहीं खेल सकते. सर आपको 22 साल हो गए. हाँ जी सर. इसमें डाइट बहुत बड़ी बात होती है. टू रीच द लेवल, टू रीच अ सर्टेन लेवल ऑफ सस्टेनिंग इट. सर आफ्टर ऑल आप आज तक पहुंचे, इट इज़ अ गेम ऑफ रेप्स. बार बार रेप मारते रहो. उसके लिए डाइट इंपॉर्टेंट होता है. टू रीच अ बॉडी लाइक योर्स, लोग बोलते हैं हाई प्रोटीन डाइट. जो हमारे इंडिया में वेजिटेरियनिज्म इज द नॉर्म, नॉट द नॉर्म, लॉट ऑफ पीपल, नॉट द नॉर्म, पार्डन मी, इट्स अ लॉट ऑफ पीपल आर वेजिटेरियन. क्या एक वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर पॉसिबल है? कैन दे गेट द राइट न्यूट्रिशन with a vegetarian diet? देखो, हमारी बॉडी प्रोटीन मतलब प्रोटीन, अगर मैं चिकन खाता हूँ उससे मुझे प्रोटीन मिलता है, पनीर खाता हूँ उससे मुझे प्रोटीन मिलता है, मूंग की दाल खाता हूँ उससे मुझे प्रोटीन मिलता है, और वे प्रोटीन पीता हूँ तो उससे भी मुझे प्रोटीन मिलता है. तो मेरी बॉडी को ये नहीं समझना कि किस चीज़ से प्रोटीन मिला. मेरी बॉडी को एक ही बात समझ में आती है कि प्रोटीन मिला, और प्रोटीन मिला तो मतलब मसल बना. तो यानी अगर इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, वांट टू बी, कि आपको अच्छी फिजिक बनानी है, नॉट 99%, 100% बन सकती है. बट ऑफ कोर्स वेजिटेरियन के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते. पनीर कितना खाएगा, मूंग की दाल कितनी खाएगा, तो उस सिचुएशन में वे प्रोटीन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. बट देन अगेन, आपका मसल नहीं जानता मछली, आपका मसल नहीं जानता वे प्रोटीन, आपका मसल जानता है प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल. प्रोटीन मिला तो मसल बना. बट यस, जितने भी अब युवा मुझे सुनेंगे, मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि यार जिम में जाके तो आप वर्कआउट जब करते हो
मसल हाइपरट्रॉफी होती है, मसल ब्रेकडाउन होती है, वो 1 घंटा लगता है। बट 23 घंटे आप कितना रेस्ट देते हो, कितना संतुलित खाते हो, उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो मैं बोलता हूँ जिम जाना, वर्कआउट करना बहुत अच्छी बात है, बट अच्छा खान पीन जिसमें गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, गुड फैट्स खाना, एंड देन साग सब्जी खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली बैलेंस डाइट चाहिए। बट आपका सवाल था वेजिटेरियन क्या बॉडी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। Let me get to the person now who puts the साग सब्जी on the table. मैं लेडीज की बात कर लूँ मैं थोड़ा सा। बिल्कुल। आप most women don't like, ठीक है ना, वर्किंग मैन। अब बोथ ऑफ देम, लाइक फॉर एग्जाम्पल जो यूथ नहीं सोचे, अगर हम सोचे जो वर्क प्लेस में है, सुबह 7 बजे निकलते हैं, मेट्रो पे चढ़ते हैं या लोकल ट्रेन में चढ़ते हैं, अगर बॉम्बे में है, जो भी सुबह 7 बजे निकलते हैं काम पे और 8-9 बजे से पहले घर आते नहीं हैं। अब वक्त कहाँ मिलता है कि जिम जाएं या फिर कोई एक्सरसाइज करें? उनके लिए क्या कर सकते हैं? एंड इवन आफ्टर दैट प्लीज़ टेल मी कि लेडीज़ क्या करें, बिकॉज लेडीज़ जैसे इफ़ आई हैव टू टेल माई मदर कि आप एक्सरसाइज करो तो वो नहीं करती हैं। मतलब वो शायद घर के सामने थोड़ा बहुत कर लेंगी, और आप देख रहे हैं कि मिडिल क्लास इंडिया ओवरवेट होता जा रहा है क्योंकि वो सिस्टम ही नहीं किया। अरे मैं अपनी उम्र में थोड़ा ना जिम जाऊंगी, मतलब वो साड़ी सलवार कमीज से बाहर नहीं निकलना चाहती, वो जिम के शूज पहनना नहीं चाहती, तो फिर कैसे मोटिवेट करें? आई थिंक सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि फिटनेस इज़ अ लाइफस्टाइल। मैं पहले भी बोलता हूँ, हम ब्रश करना नहीं भूलते, हम नहाना नहीं भूलते, हम खाना भी नहीं भूलते, हम सोना नहीं भूलते, तो हम एक्सरसाइज करना क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि अभी तक हमें एक्चुअली में नहीं पता चला व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस इन आवर लाइफ? जिस दिन जिसको समझ में आ गया, वो शूज भी पहनेगा, वो ट्रैक सूट भी पहनेगा, वो टी शर्ट भी पहनेगा, और वो बाहर वॉक नहीं करेगा, वो दौड़ लगाएगा पार्क में। बट द थिंग इज कि हमें अपने पेरेंट्स को या सीनियर्स जितने भी हैं उनको समझाना पड़ेगा कि भैया समझ लो, फिटनेस के बिना कुछ नहीं है, तंदुरुस्ती के बिना कुछ नहीं है। जिस दिन दिल 70 की जगह 100 बार धड़का ना, तो तुम्हें समझ में आएगी हो कुछ हो रहा है। तो तब डॉक्टर बोलेगा जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तुम्हारा, तो हार्ट फैल चुका है, तो कुछ तो थोड़ा वर्जिश किया करो। बट वर्जिश डजंट मीन लिफ्टिंग वेट। वर्जिश आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप नॉर्मल, लेट्स से आपने लेडीज़ की बात की, मैं ये मानता हूँ कि आपने बोला पहले तो वक्त नहीं है। मैं ये अब कड़वी बात है, अगर अपने लिए ही वक्त नहीं है तो फिर तो भूल ही जाओ। देखो, आपने इंपॉर्टेंस दी काम को, आपने इंपॉर्टेंस दी अपने बॉस को, आपने इंपॉर्टेंस दी अपने बच्चों को, आपने इंपॉर्टेंस दी अपने हस्बैंड को या वाइफ को, बट मुझे लगता है कि क्या कभी आपने इन सब से हट के 2 मिनट अपने आप को इंपॉर्टेंस दी? इंपॉर्टेंस इज नॉट वेयरिंग अ गुड क्लोथ्स, अपने बाल बना लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ कि ये जो दिल अंदर धड़क रहा है, इसको भी समय दिया है, ये लंग्स अच्छे से काम करते हैं, इनके फंक्शन, क्योंकि जिस दिन ये बैठ गए तो आप बैठ जाओगे, और जब आप बैठ जाओगे तो आपके परिजन बैठ जाएंगे। तो यानी सबसे पहला तो आपका डाउट वहीं पे क्लियर हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई नहीं है। तो अब जैसे आप मुझे पूछो कि यतिंदर तुम अपना टाइम छोड़ के ना यार किसी और को दे दो, मैंने कहा यार मैं अगर अपना टाइम किसी और को दे दूंगा 1 घंटा 1.5 जो मुझे वर्कआउट का करना है, तो वेयर आई एम, मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ? तो ये 1.5 घंटा तो मैं किसी को नहीं दे सकता। बट यस, बाकी बचे 22.5 घंटे आप बोलो कहाँ आना है कब, बट ये 1.5 घंटा नहीं। तो मैं अब ये नहीं बोल रहा कि आपको 1.5 घंटा करना है। लेट्स से आपने एक नियम बना लिया, 45 मिनट मुझे सुबह उठ के या पोस्ट डिनर ब्रिस्क वॉक करनी ही करनी है, ये मेरा जीवन है और यही मेरा संकल्प है, करनी ही करनी है, इंपॉर्टेंस देनी है अपने आप को। ठीक है, जब आपने अपने आप को इंपॉर्टेंस दे दी ना, तो लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे उस तो टाइम। रात को भी मतलब अगर थकान है काम और खाना पेट भर के खाना खा लिया, तब भी अगर वॉक हमारा पे जाए शरीर तो कभी नहीं थकता, हमारा दिमाग थकता है। तो दिमाग को ये समझा दो कि बेटा अगर तू थक गया तो ये जो नीचे का है ना, ये तो सब थक जाएगा। तो और इवन आप करके देखो, जब आप लेट्स से 3 हफ्ते कर लोगे, 4 हफ्ते कर लोगे, आपकी सोच में फर्क आ जाएगा, आपकी समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। बिकॉज दैट हैप्पी हार्मोन जो आपको फिजिकल एक्टिविटी करने से मिल गए और आपको लगा यार मैं अपने लिए भी कुछ करती हूँ। हर हाउसवाइफ को हाउस को संभालने से के साथ साथ अपने आप को भी तो संभालना चाहिए,
तभी तो घर संभलेगा। एंडोर्फिन रिलीज। हाँ, जो पता है भी क्या होता है यतेंद्र, मोस्ट लेडीज उनको ना बचपन से ही बताया जाता है कि अपने आप को पीछे रखो। पहले परिवार, पहले माँ बाप होते हैं, उसके बाद जब शादी हो जाती है, हस्बैंड होते हैं, बच्चे होते हैं, तो अपने आप को पीछे रखो। तो सबकी तंदुरुस्ती के बारे में सोचेंगे और अपने बारे में नहीं सोचते। मोस्ट लेडीज आर लाइक दैट, यू कांट हेल्प इट। मतलब मे नॉट बी माई जनरेशन, बट हमारे जो ओल्डर जनरेशन, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि अब हमारे सबके पेरेंट्स एज हो रहे हैं, तो हमको ये सब सोचना पड़ता है कि अपने मदर के या अपने ग्रैंड मदर के माइंडसेट को कैसे बदलो ताकि वो हेल्दी रहें। तो सारा फीमेल से ही सेक्रीफाइस करा लिया। हमारे घरों में ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। बच्चों के टिफिन पैक हो गए हैं, हस्बैंड का हो गया है, बट खुद का जो बचा कुछ मतलब थोड़ा बहुत उन्हीं में से जो बच गया हो गया। बट मुझे लगा नहीं यार, यही तो हमारे घर को संवारती है, सजाती है, तो इसको तो सबसे पहले मिलना चाहिए। आई थिंक पहले वाला ट्रेंड तो अब कैसे चेंज हो पाएगा ये तो मतलब सवाल है, ये तो क्वेश्चन मार्क है। बट एटलीस्ट हम आज से सुधर जाए। तो आज से हम हमारे घर में हमारी मॉम है या मेरी वाइफ है, हम उनको ये बात समझाएं कि आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि आपकी वजह से हम बंधे रहते हैं। करेक्ट। आप बिखर जाओगी तो हम बिखर जाएंगे। और सबसे ज़्यादा आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आप कितना कम डॉक्टर के पास जाती हो और या कितनी कम दवाइयाँ खाती हो। आपके पास आते हैं लेडीज कि हमको भी एक्सरसाइज करनी है? बहुत आती हैं, बट वही है, फिर वो कमिटमेंट नहीं होता अपने आप से, तो वो एक दिन आते हैं, 2 दिन छूट जाती है। बट आई थिंक वही है, कमिटमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जो आप बोल रहे हो, इट्स नॉट अबाउट कि आपको जिम जाना है। आप घर में जैसे योगा कर सकते हो, एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब तो हमारे जैसे इतना कंटेंट बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? घर में बैठ के कर लो। घर में बैठ के कर लो यार। अगर लेट्स से मैं आपको बोलूँ, आप एक 2 kg का पेयर ऑफ डंबल और फ्यू थिंग्स, एक स्ट्रेचिंग बैंड, एक थेरा बैंड घर पे रख लो। आप बोलोगे यार इतनी एक्सरसाइजेस घर में हो जाती हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि क्या वो 45 मिनट आप अपने लिए निकालोगे? तो सवाल वही है, समय तो निकालना पड़ेगा। ना उस टाइम यूट्यूब मत करो, उस टाइम व्हाट्सएप मत No करो, distraction. उस टाइम आप बिलीव करो, हमारे में से कितने सारे लोग इंस्टाग्राम पे कितनी टाइम के लिए स्क्रॉल करते हैं। आई थिंक एक 1.5-2 घंटे निकल आएंगे। तो जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए टाइम है, अपनी हेल्थ के लिए नहीं है। इट्स जस्ट बिकॉज जब तक हमें कोई बीमारी नहीं लगती ना, हमें हेल्थ की इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती। जिस दिन हमारे में से, लेट्स से मैं अपना एग्जांपल लूँ, मैं आईसीयू में अगर लेट जा गया हूँ ना 1 दिन के लिए, और ऐसा हो चुका है, एक दिन मुझे लगा भगवान आज बच गया ना, अगर मैं कल से मैं साग सब्जी खाऊंगा बिल्कुल नॉर्मल, कुछ टेंशन नहीं लूँगा और ये वो। बट उस सिचुएशन में रह के आके देखो, देन यू नीड टू, मतलब तब आपको लगेगा नहीं यार, इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है तंदुरुस्ती। अब मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन, लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस। ठीक है, 2 साल हो गए कोविड को, मेरा वजन बढ़ गया है, मेंटली आई एम नॉट राइट, बट आई वांट टू मेक अ चेंज। हर समय अपने आप को बोलता हूँ कल करूँगा, कल करूँगा, कल करूँगा, वो कल आता नहीं है। फाइनली इस पॉडकास्ट के बाद मैंने अब मन ठान लिया कि मैं करूँगा। अब आई एम ओवरवेट, मुझे मेंटल इश्यूज हैं, इट इज़ कॉजिंग प्रॉब्लम्स एवरीवेयर इन माई लाइफ। अगर ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, टुमारो मेल और फीमेल, मैं कोई भी हूँ, आई एंटर अ जिम, मेरा हफ्ता कैसा दिखना चाहिए, व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दैट आई नीड टू बिगिन विद, और उसको मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह कैसे बढ़ाते रहूँ टू अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। आई थिंक जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो, एक्चुअली जब ये कोविड आया था ना, तो मानव जाति को एक झटका लगा था। उससे पहले तो हम सब घूम रहे थे, अपना अपना काम कर रहे थे, कुछ ऐसा क्या होता है, अच्छा ऐसा कोई आएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मानव जाति को एक झटका लग गया ना, अरे ये क्या हो गया। तो लोगों ने अपनों को खो दिया, लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी, लोगों ने अपने बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा लॉस देखे। तो उस वजह से फिजिकल के साथ साथ हम मेंटल टूट गए, ठीक है ना। क्योंकि अपनों को खोना क्या होता है, वो जिसके खोते हैं उन्हीं को पता चलता है। और जब किसी ने 20 साल से कोई बिजनेस स्टैब्लिश किया हो, वो उसके बच्चे की तरह होता है, वो सडनली ख़त्म हो जाए तो कैसा फील होता है। बट आई थिंक कोविड के बाद अब एक बात तो समझ में आ गई, क्योंकि डॉक्टरों ने ये बोला, मेरे जैसे तो पहले ही बोलते थे इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखो। तो डॉक्टरों ने बोला अब जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वो कोविड से फाइट कर लेगा, एल्स तो फिर लंग्स में दिक्कत आएगी, ये म्यूकस जमेगा और ये होगा, 36 चीज़ें हैं। तो बट उसके बाद लोगों को समझ में आया, अच्छा इम्यूनिटी क्या होता है, अच्छा ये कैसे बढ़ती है भाई साहब।
वो कह रहे जी ये वर्कआउट करने से बढ़ती है, सांप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो इससे बढ़ती है। तो लोगों ने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, लोगों ने वर्कआउट करना शुरू कर दिया। बट मैं कहता हूँ चलो हाँ जैसे भी समझ आई, बट आई तो सही। बट आई थिंक मैं जितने लोगों से मिलता हूँ फिजिकल से ज़्यादा लोग मेंटली ब्रेक डाउन हो गए हैं। सो आई वॉक इनटू द जिम। अब मुझे अपना रूटीन बताओ। लेट्स से मैं सबसे पहली बात तो कल मत जाना, आज जाना, क्योंकि कल जो होगा ना वो होगा या नहीं। अब लेट्स से मैं बोलूँ मैं स्मिता मैम से कल फिर मिलूंगा, भाई कल क्यों मिलेगा, कल आएगा तू रहेगा तू, मतलब उस बात की गारंटी लिख के दे के जा कि कल तो स्मिता मैम से मिलेगा। तो लिख के नहीं दे सकता, मुझे नहीं पता यार, मैं मतलब रात को लेटूंगा और कुछ हो जाएगा तो मैं भगवान के पास पहुंच जाऊंगा। तो यानी मैं आज ही मिल लूंगा मैम, इस पॉडकास्ट के बाद मुझे आपसे 2 सवाल करने हैं, मैं आज ही पूछ के जाऊंगा। तो सबसे पहले तो इट्स पॉइंट, हाँ इट्स अ वैलिड पॉइंट। जैसे आपने बोला यार मैं कल सुबह जाऊंगा या 1 तारीख को जाऊंगा, 1 जनवरी से शुरू मंडे को जाऊंगा। अरे भाई मंडे कब आएगा, कब 1 तारीख आएगी, तो तू आज ही क्यों नहीं चला जाता। तुम बोलो कि यार ये पॉडकास्ट फिनिश करके या फिर लेट्स से मैं अपने काम से फ्री होके आज 10 मिनट चाहे जिम में ना हर मशीन के हाथ लगा के आना है मुझे, ये मेरा डिसिप्लिन है। पॉइंट ठीक है। तो बट चलो खैर, अब जब मैं जिम में आ गया हूँ ना, तो सबसे पहली बात तो मुझे ये लगता है कि आप राइट में कौन क्या कर रहा है, लेफ्ट में कौन क्या कर रहा है, वो मत देखो। उससे क्या होता है, उससे 2 चीज़ें आती हैं, या तो आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हो कि यार ये डिप्रेस हो जाते हो, या फिर डिप्रेशन। बताओ क्यों, यार ऐसा तो मैं बन नहीं पाऊंगा, हाँ ऐसा मैं बनना नहीं चाहता, तो जैसा कल देखता हूँ यार। तो मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है आप जिम क्यों जा रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद सबसे पहले ये देखो कि आपको जो ट्रेन करने के लिए या जो गाइड करने के लिए है वो क्वालिफाइड है, आप उस पर विश्वास कर सकते हो। बट उसके बाद भी, क्योंकि वर्कआउट करना से ज़्यादा ज़रूरी है वर्कआउट को समझना। शारीरिक संरचना तो एक, मतलब ये तो विज्ञान से भी बड़ी संरचना है, मतलब विज्ञान क्या ही करेगा, भगवान ने ऐसा बना दिया। अब ये सोचो हमारे ऑर्गन कैसे फंक्शन करते हैं, हमारे मसल्स कैसे फंक्शन करते हैं, लिगामेंट कैसे फंक्शन करता है, जॉइंट कैसे फंक्शन करता है, ये समझने में आपको 10 साल लग जाएंगे। तो सोचो जब तुम पहले दिन जिम में गए हो, तुम्हारा बस एक ही प्रॉमिस होना चाहिए, आज मैं 30 मिनट वर्कआउट करूंगा, ठीक है ना। फर्स्ट डे 30 मिनट्स, नॉट लिफ्टिंग एनीथिंग, कार्डियो। हाँ, जस्ट डू अ साइकिलिंग फॉर 10 मिनट्स, नॉट एग्रेसिव कार्डियो, ठीक है ना। वार्म अप करूंगा, 20-25 मिनट्स कार्डियो करूंगा। कार्डियो में अब मैं ये नहीं है कि ट्रेडमिल पर 10 की स्पीड में भागूंगा ना, 5 की स्पीड में नॉर्मल 10 मिनट चलूंगा, ठीक है। देखूंगा, फील करूंगा, कूल डाउन करूंगा और वापस आ जाऊंगा। नेक्स्ट डे मेरा होगा, लेट्स से मैं 30 मिनट्स वो तो करूंगा ही, आज मैं 10 मिनट के लिए कुछ भी वजन उठाने वाली वर्कआउट करूंगा, बट फ्री वेट्स नहीं करूंगा, मशीनों को यूज़ करूंगा जहाँ पे मुझे इंजरी ना हो। एंड देन 1 हफ्ता दूंगा अपने आप को, जैसे जैसे मेरा स्टैमिना बढ़ेगा, जैसे जैसे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, या जैसे जैसे जो पर्सन मुझे गाइड कर रहा है उसके सुपरविजन में मैं 1 हफ्ते के बाद कंक्लूजन निकाल लूंगा कि वेदर आई एम ऑन द राइट ट्रैक, वेदर आई एम ऑन द रॉन्ग ट्रैक। बट 1 हफ्ता इसके लिए बहुत कम होता है, बट ये है कि एटलीस्ट आप 40 मिनट्स एनी फिजिकल एक्टिविटी तो कर ही रहे हो ना। अब आप बिलीव करना, फिजिकली बहुत जल्दी चेंज नहीं हो जाओगे, बट मैं लिख के दे देता हूँ आपको, 1 हफ्ता जिमिंग आपको वो मेंटल स्ट्रेंथ दे देगी ना जो आप घर पे बैठ के 1 महीने भी अचीव नहीं कर पाओगे। दैट मीन्स आप समझो ना, आप अपने आप को टाइम दे रहे हो। पहले हफ्ते में बॉडी तो काफी टूटेगी, तो रिकवरी के लिए कितनी देर? तो अब जब पहले हफ्ते जब आप वर्कआउट करोगे तो ऑफ कोर्स ब्रेक डाउन होंगे, जॉइंट्स पेन होंगे, मसल पेन होंगे, सोरनेस होगी, वो तो आई थिंक एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है ना कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। हाँ हो सकता है, बट उस कंडीशन में क्योंकि आप किसी सुपरविजन के अंडर ट्रेन कर रहे हो। दूसरा, फिर आप अपने, अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैं पहले दिन जिम जाता हूँ और मुझे वजन कम करना है, मैं सब कुछ खाना बंद कर देता हूँ, ठीक है, या फिर एकदम से डाइट को बढ़ा लेता हूँ, ठीक है ना। वो नहीं करना चाहिए, मुझे अपनी डाइट को उतना ही रखना चाहिए जितना मैं बिना वर्कआउट के खा रहा था। बट ऑफकोर्स लेट्स से कुछ फ्रूट ऐड कर लिया आपने, वर्कआउट से पहले बनाना खा लिया 1 घंटे पहले, एक सेब खा लिया क्योंकि विटामिन सी की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक संतरा खा लिया। तो इस तरह से आपको बेसिकली वर्कआउट को वर्कआउट ना समझ के, लाइफस्टाइल समझ के अपने आप को यस मतलब अडॉप्ट करना पड़ेगा।
अच्छा, आप ट्रेनर कह रहे हैं बार बार, ऐसे भी होता है ना कि कभी कभी अगर कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाता है तो पहली बात तो जिम जाने से थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट होती है कि वो कपड़े पहनना वो टाइट टाइट सा लगता है, और फिर साथ में जैसे आप कह रहे हैं इधर उधर काफ़ी मसल वाले या पतले वाले लोग हैं, यू फील ऑकवर्ड कि मतलब आई एम ऑलरेडी सो ओवरवेट, और फिर शर्माते हो कि अगर मैं जाऊं ट्रेनर के पास और ट्रेनर को बोलूं कि मैंने वेट लूज़ करना है, ट्रेनर कहता पहले तो तुम इतने मोटे हो, कहाँ से होगे, ठीक है खाना बंद करो, और इमीडिएटली तो होता नहीं है, फिर वो डाइटिशियन भी, इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, तो ट्रेनर बहुत ज़रूरी होता है क्या? आई थिंक जैसे हम स्कूल जाते हैं, टीचर ज़रूरी होता है। स्कूल में हम किताबों से खुद नहीं पढ़ सकते हैं, बट टीचर हमें एक आसान तरीका बता देता है, शब्दों को जोड़ के उसको कैसे उच्चारण करना है। 2 और 2 4 होता है, हमें पता है, बट वो 4 के डंडे थोड़ा सेट करा देता है, समझा देता है। ऐसे ही एक ट्रेनर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी फील्ड में, तो खासकर बताऊँ क्यों। जिम एक ऐसा एरिया है जहाँ से तुम वाकिफ़ नहीं हो, तो अपने आप को आप ऐसी चोट भी लगवा सकते हो कि जिससे कि आप कभी उभर ही नहीं पाओगे। तो मैं ये कहता हूँ कि ट्रेनर तो आवश्यक है, सबके पास होना चाहिए। नॉट अ पर्सनल ट्रेनर, बट आजकल जिम में जनरल ट्रेनर भी होते हैं। जनरल ट्रेनर को भी अगर आप बोलोगे आपकी हेल्प कर दे थोड़ी बहुत, और आप उतना वाकिफ़ नहीं हो जिम से, आपको रूबरू करा दे एक बार जिम से, तो आई थिंक वो कर देगा। बट ट्रेनर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जब रूरल एरियाज़ में जो अखाड़े या छोटे छोटे जिम्स होते हैं, कंपेयर दैट विद अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में, दिल्ली बॉम्बे वगैरह में जो जिम्स होते हैं, आपने तो दोनों देखे हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या कंपैरिजन है? क्या रूरल एरियाज़ में जिम इम्प्रूव हो रहे हैं? लोगों के दिलो दिमाग में जो फिटनेस की वो जो अभी अब एक फितूर सा है इस सब में, तो क्या वो बढ़ गया है उससे? आई थिंक मुझे लगता है कि जैसे अब गांव कस्बों में जो जिम्स हैं वो इतने, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है। दिल्ली बॉम्बे में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग वाले जिम है, बट ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। मशीन की बायोमैकेनिज्म थोड़ी दिल्ली बॉम्बे में स्ट्रांग हो सकती है, वहाँ की बायोमैकेनिज्म थोड़ी वीक हो सकती है, बट जिम इज़ अ जिम। डंबल, रॉड, प्लेट, बेंच, लैट पुल डाउन, बटरफ्लाई, स्क्वाट मशीन, ये आपको हर जगह मिल जाती हैं। बट स्मृति मैम, जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है, बिकॉज मैंने एक बहुत छोटे से जिम में भी वर्कआउट किया, और मैं आप बोलो वर्ल्ड के मोस्ट टॉप जिम्स में भी वर्कआउट किया है। व्हाट आई फील इज लैकिंग इज हमारी इंडस्ट्री में ना लैक ऑफ नॉलेज बहुत है। बिकॉज देखो, क्या आप कोई जानते हो दिल्ली में या फिर बॉम्बे में या कलकत्ता में या चेन्नई में या बैंगलोर में ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे फिटनेस पढ़ाई जाती हो फिजिकली? बहुत कम है ही है ही नहीं, नॉट इवन अ सिंग नहीं है। फिजिकल एजुकेशन, The good gyms they have proper sort ना of ना, बताते मेरा हैं। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे बच्चों को बैठ के अच्छा, फिटनेस के बारे में पढ़ाया जाता हो, नहीं है, नहीं है। नहीं है। तो जब तक इसमें एजुकेशन नहीं आएगी ना, जब तक हमें पढ़ाया नहीं जाएगा कि फिटनेस को आप कैसे अपनी लाइफ के अंदर, और लेट्स से मैं बोलूं कि मुझे ना यार एक ट्रेनर का कोर्स करना है, आप बिलीव करोगे मुझे ऑनलाइन कोर्स करना पड़ेगा। देयर विल बी नो ऑफलाइन कि जहाँ पे मैं जाके किसी टीचर से पढ़ सकूं। देयर विल बी वेरी लेस, वेरी फ्यू। गांव कस्बों में तो है ही नहीं। अब वो गांव कस्बों में जिम तो हैं, जब मैं वहाँ जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ लोगों में बहुत मोटिवेशन है कि उनको ऐसा बनना है, उनको पतला होना है, उनको बॉडी बनानी है, उनको ये करना है, बट उनके पास कोई सिखाने वाला ही नहीं है। अब वो मशीनें तो बोलती नहीं है ना, मशीनें तो कैसे इस्तेमाल करनी है कोई तो सिखाएगा। आप बिलीव करोगे, यहीं से ये एक आइडिया भी आया था कि यार यतिंदर, तुम बन गए हो, बट व्हाट यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी, सो लेट्स स्टार्ट कंट्रीब्यूट। फिर मैंने सोचा यार मैं क्या करूं, पूरे हिंदुस्तान में घूम लूं, हर जिम में जाके लोगों को एजुकेट करूं, उनको बताऊं सही एक्सरसाइज कैसे होती है, बट यार इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। देन वील फाइंड आउट, ओहो यूट्यूब भी तो एक माध्यम है। कोई बात नहीं, यहाँ कमरे में बैठ के बता दो कैसे करना है, लोग बंगाल में भी देख लेंगे, लोग चेन्नई में भी देख लेंगे, लोग आंध्र प्रदेश में भी देख लेंगे, लोग दिल्ली में भी देख लेंगे। आप बिलीव करोगे, एक रेवोल्यूशन आया एक हाँ। प्रकार हाँ, का। आपका कंटेंट तो बहुत देखते हैं लोग, आपको हिट्स भी बहुत आती हैं। हाँ उसका इट्स हाँ, बिकॉज क्या ऑफ नंबर है दिस। सर अभी? अभी हमारे हो चुके 43 लाख 43 लाख, विद इन 3 years। वाओ। उसका रीज़न है, उसका एक रीज़न तो ये है कि कोई भी बॉडी बिल्डर किसी भी
लेट्स से कैमरे पे आके ना ये नहीं बता रहा था कि कैसे करनी है, मैं कैसे करता हूँ, यतिंदर सिंह कैसे वर्कआउट करता है, उसमें लोगों को कह रहा है यार हमें ना तो यतिंदर सिंह बनना, ठीक है ना, तो हमें बता दो हमारा पेट कैसे कम हो जाएगा। बट कोई भी बॉडी बिल्डर ये नहीं बता रहा था, तो हमने ये बताना शुरू किया। दूसरा, हमें ये समझ में आया कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ मत करो, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और ज़्यादा यहाँ पे लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी समझते हैं। आई थिंक मैंने फिर थोड़ा उस पर कमांड स्ट्रॉन्ग की, तो जब लोगों को समझाया, पर आपकी अंग्रेजी भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो थैंक यू सो गुड मच। इज एब्सोल्युटली। सो उसमें क्या हुआ कि वो जो बबल था बीच में ना फिटनेस में, वो बस्ट हो गया। देन दिस चैनल बिकम द फर्स्ट फिटनेस यूट्यूब चैनल जो इतनी जल्दी ग्रो हो गया, एंड थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन ऑफ। बट इसका आधार जो है, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग, कि मैं लोगों के घर घर नहीं जा सकता, बट इस यूट्यूब के माध्यम से हम लोगों को जागरूक नहीं कर रहे। जागरूक हर इंसान हो चुका है आजकल। अगर हिंदुस्तान में मैं बोलूँ 70% ऑफ द पॉपुलेशन अब जागरूक हो चुकी है कि तंदुरुस्ती रखनी है, बट कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू बी मोटिवेटेड। अरे डेडलिफ्ट लगानी है तो जिम में जाके कैसे करें। तो ये एक यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है कि जहाँ से आप सीख सकते हो। बट अगेन, क्योंकि फिटनेस में भी ना माशाल्लाह ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो पता नहीं क्या ही सिखा रहे हैं। जी क्योंकि बिल्कुल। ये कोविड के बाद इतने सारे जो सेलिब्रिटीज डेथ्स हुई हैं, हाँ, लॉट्स ऑफ पीपल सेड कि ये क्या हुआ था कि जैसे फिर इंस्ट्रक्टर को बुक कर लिया कि मैंने इंस्ट्रक्टर, और हज़ारों रुपए देते हैं लोग इंस्ट्रक्टर्स को, राइट। तो इंस्ट्रक्टर को बुक कर दिया कि मैं सुबह 6:30 बजे आ रहा हूँ वर्कआउट के लिए, ठीक है। और वो रात को पार्टी कर ली, खा पी लिया, कुछ ज़्यादा ही पी लिया। उसके बाद आप 2 बजे घर पहुँचते हो पार्टी करके, और मुश्किल से 2 घंटे या 3 घंटे सो गए, लेकिन इंस्ट्रक्टर को बुक कर दिया इसलिए वहाँ पहुँच गए, और उसके लिए एक रेड बुल टका लिया कि एनर्जी चाहिए। केला वेला नहीं खाते ये लोग, तो किसी ने कुछ ऐसे ले लिया और पहुँच गए एंड डाइड इन द जिम। हार्ट अटैक हो गया, डाइड इन द जिम। और जिम इज ब्लेम्ड फॉर इट, एक्सरसाइज इज ब्लेम्ड फॉर इट। हाँ। अब बताइए आप। सो मैं तो यही बोलूँगा, मेरे जिम को बदनाम मत करो। हम्म, मेरा जिम तो एक ऐसी जगह है, इज़ अ काइंड ऑफ अ मंदिर। तुम हर उस मशीन की पूजा कर लो तो तुम्हें ऐसी तंदुरुस्ती दे जाएगा और ऐसा स्ट्रांग दिमाग दे जाएगा ना, आप जल्दी से लाइफ में नहीं हिलोगे, जल्दी से हार नहीं मानोगे। स्मृति में मैंने इसका निष्कर्ष निकाला था कि यार ये क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। या शॉक डेथ्स जो हाँ, कि और तो उसका द मेन रीजन इज नॉट हैविंग अ प्रिपरेशन। कि यार आप लेट्स से मैं बोलूँ, या कोई भी किसी को भी जिम जाना है, पहले अपने आप को प्रिपेयर तो करो कि आप जिम जा रहे हो तो आप कैसे शुरू करोगे। लेट्स से अब बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, जिम में आते हैं, आते ही भागना ट्रेडमिल पे शुरू कर देते हैं 10 की स्पीड में। अरे भाई, योर बॉडी इज नॉट रेडी, तो पहले आप वार्म अप करो, ठीक है। भाई सबसे बोरिंग होता है वो, ठीक है, फिर अपने आप को प्रिपेयर करो। लेट्स से अगर आपको 30 मिनट्स कार्डियो करना है, तो इनिशियल 5 से 7 मिनट आप अपने दिल को समय तो दो कि वो थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन, थोड़ा थोड़ा ब्लड फ्लो आपके मसल्स में पहुंचाए। ठीक है, आपने सीधा के भागना शुरू कर दिया तो हार्ट इज नॉट रेडी, ठीक है, 1। दूसरा, फिर ऑफकोर्स जो इंसान वर्कआउट कर रहा है उसकी लाइफ में स्ट्रेस कैसा है, या फिर वो रात को कितने बजे सोया था, नींद पूरी हुई नहीं हुई, देयर आर सो मेनी ऑफ फैक्टर। बट मेन फैक्टर इज कि प्रिपरेशन ही नहीं की। तो आप किसी चीज, सीधी सी बात है, आप स्ट्रेस तो मान के चलो ना, सबको स्ट्रेस हाँ, है। तो सीधी सी बात है। अब लेट्स से आप बोलो कि गाड़ी चलानी है, अरे भाई गाड़ी चलानी है तो सबसे पहले तो इग्निशन ऑन करना पड़ेगा ना, और सीधा 5वें गियर में नहीं डाल सकते। आप पहले फर्स्ट गियर में डालोगे, फिर थर्ड में जाओगे, एंड देन जैसे जैसे गाड़ी डिमांड करेगी वैसे वैसे आप क्लच दबा के गियर चेंज करोगे, ऑटोमेटिक है तब भी, यस, ठीक है ना, एक्सीलेटर तो दोगे ना। बट ह्यूमन बॉडी भी वैसी ही है, यू नीड टू, मतलब आपको इग्निशन ऑन करना है कि जिम में आए हो, उसके बाद आपको फर्स्ट गियर में स्टार्ट स्लोली एंड देन ग्रेजुअली पिक इट अप। नहीं, पर आप शादीशुदा हो, आप जानते हो, सपोज रात को या शाम को झगड़ा हो गया वाइफ के साथ, टेंशन तो सिर पे है ना, आप सुबह कैसे वर्कआउट करते जिम हो? दूर टेंशन करते तो हैं। होगी ना फिर। मैं तो कर लेता हूँ। अच्छा, इट एक्चुअली हेल्प्स यार।
It does. Because what happens is that we come with stress, everyone comes with stress. तो वो switch off, कुछ लोगों के पास जैसे आप कह रहे हो कि एक्सरसाइज करने में वो स्ट्रेस निकल जाता है, बिल्कुल। कुछ लोगों का स्ट्रेस एनहांस हो जाता है क्योंकि इट्स नॉट एज इफ कि ट्रेडमिल कर रहे हो तो आप स्विच ऑफ हो गए और आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो एक्सरसाइज पे. दैट कंपार्टमेंटलाइजिंग नहीं होता कुछ लोगों के साथ. एक्चुअली द थिंग इज कि वही है, अपने स्ट्रेस को आप देखो, स्ट्रेस किसी को ना है होना ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. वी आर द ह्यूमंस, हमारे अंदर जज्बात हैं, इमोशन हैं, हमें कोई कुछ कह देता है जब हमें बुरा लग जाता है. हाँ, हमें मतलब फीलिंग्स है ना यार. अब फीलिंग्स है तो इमोशन है, इमोशन है तो स्ट्रेस है, एक दूसरे से कंपटीशन है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की वो है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे अराउंड में, उससे तो हम बच नहीं सकते. बट स्ट्रेस को मैनेज करना तो आपको आना चाहिए. जैसे हमारी फील्ड में क्या है, सब देखते हैं यार इसके बाइसेप्स तो बहुत बड़े हैं, अच्छा थाइस बड़ी बड़ी है, चेस्ट वेस्ट है पूरी, तो इसका मतलब ये फिजिकली फिट है. ये Not कौन सी necessarily. डेफिनेशन हुई? No. दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ योर एनाटॉमी कि आप फिजिकली फिट हो. तो फिर आप फिजिकली फिट हो, लेट्स से आप अगर डेडलिफ्ट मार सकते नहीं, आप फिजिकली फिट हो कि आप इमोशंस को कैसे हैंडल करते हो. इमोशन कभी भी गिर सकता है आपके ऊपर. लेट्स से मेरी फैमिली में किसी को भी भगवान ना करे कुछ हो जाता है, आप उसको कैसे हैंडल करते हो, वन. एंड देन आप फिजिकली फिट हो, आप कितना वेट लिफ्ट कर सकते हो ये नहीं, आप किसी भी एक्टिविटी को कितने प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंटिन्यू रख सकते हो. दैट मीन्स आपका स्टैमिना अच्छा है, स्ट्रेंथ है. एंड देन आप फिजिकली फिट के साथ साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यही मेरा मैसेज भी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेंटली स्ट्रांग. अब उसके लिए आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स. बट जो आप बोल रहे हो कि स्विच ऑफ नहीं होता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. हर इंसान का स्विच ऑफ होता है. बट अब आप बोलोगे यतिंद्र क्या होता है कि जिम जाने से बेटर होता है कि किसी यार दोस्त के साथ बैठ के 2 ड्रिंक पी लो, वो मेरा स्विच ऑफ है. ठीक है ना. बट आई थिंक दैट इज अ टेम्परेरी स्विच ऑफ, बिकॉज वो नशा 2 घंटे के बाद जब आपको उतरेगा, आपकी वो कहीं ना कहीं इंटरनल हेल्थ के साथ ही खिलवाड़ करेगा. तो जो फिटनेस का नशा है, अब वो नशा करना ही है, तो फिटनेस का नशा बोल चाहिए. के हाँ, देखो एक सेकंड, सर. कि किसी फ्रेंड्स को बोल Yeah, के देखो कि कि- चलो इंस्टेड ऑफ मीटिंग फॉर लंच इन अ रेस्टोरेंट, चलो हम लोग लोधी गार्डन में सैर कर लेते हैं. दिल थिंक मैं पागल हूं अगर मैं बोलूंगी तो. शी इज राइट. जो आप बोल रहे थे, मैं रेगुलर हूँ जिम में, क्या मैं जंक फूड भी अल्कोहल भी साथ में चल सकती है? देखो, अगर आप हर चीज मॉडरेशन में करते हैं, देखो मैं ये भी बोलता हूँ ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करना इज़ नॉट गुड. ज़रूरत से ज़्यादा खाना इज़ अगेन नॉट गुड. ज़रूरत से ज़्यादा सोना भी अच्छा नहीं है. तो इसीलिए अगर आप मॉडरेशन में कर रहे हो, आप मॉडरेशन में ड्रिंक करते हो, कोई बात नहीं. आप आपके मसल ये मॉडरेशन से तो नहीं आए, मॉडरेशन मतलब मॉडरेशन से थोड़ा ना आए हैं. आप he's gone एक्सरसाइज over the top. एक्चुअली हम बात कर रहे हैं अभी उन लोगों की जिनको कंपटीशन नहीं अच्छा, खेलना, okay. जिनको फिटनेस मतलब हेल्दी रहना है अच्छा ठीक है. फिजिकली बट सेम एज मेंटली. बट लेट्स से अगर आपका हफ्ते में 2 बार कुछ अच्छा खाने का मन करता है, लेट्स से आपको शौक है आपको बर्गर, चाय पिज्जा, पीने का, जो आपको भी. बर्गर खाने का, तो आप बिल्कुल खा सकते हो यार. इट्स जस्ट अबाउट कि आप कितना खाते हो और कितना बर्न आउट करते हो. अगर आपके पास उसका कैलकुलेशन है, आपने लेट्स से हफ्ते में अलग से 1200-1500 कैलोरी खाई हैं जंक फूड से, कोई बात नहीं यार, आप 10-10 मिनट फिजिकल एक्टिविटी एक्स्ट्रा कर लो. बट आप अपनी लाइफ को ना सिर्फ बस धक्का नहीं मार सकते. यू नीड टू एंजॉय. जैसे आई टेल यू यतिंदर जी, जब हम ऑफिस में भी ना, जब जैसे बुफे होता है या फिर हम लोगों ने कैंटीन में कुछ खाना लगाया, अगर सैलड्स होते हैं ना, मजाल है कि कोई जाके वो मतलब समोसे तो पक्का उठाया जाएगा. तो आज बारिश हो रही है, चलो समोसे खाते हैं. बट अगर आज ठंड है, चलो जलेबी समोसे खाते हैं. खाते हैं. बट अगर एक समोसा खा भी लिया तो कोई बात नहीं. बट हाँ. एक ये नहीं किलोमीटर कर ज़्यादा सकते भाग कि लिया. आपने 4 समोसे भी खा लिए और आपको फिर कोई एक्सरसाइज भी नहीं करनी, तो आप अत्याचार कर रहे हो. नहीं, जिस दिन एक्सरसाइज किया तो इंस्टाग्राम किया और उसके बाद एक्सरसाइज को टाटा बाय बाय. तो एक्चुअली फॉर वही है ना, इंस्टाग्राम के लिए मत यू करो, टू अपने लिए ब्लेम फॉर करो. इट, यू टू ब्लेम फॉर इट. जैसे मैं बोला ना, दिस थिंग की फिटनेस कल्चर की, भाई Fitness culture. यतिंदर भाई जैसे बनना है. हाँ, पर समोसे भी खाने हैं. हाँ, वो तो है. बट यतिंदर भाई तो खाते हैं, कोई बात नहीं. अच्छा. हाँ, मैं खा लेता छोले भटूरे भी खाते हैं. मतलब शौक नहीं है मेरे को. बट लेट्स से मुझे कभी बर्गर खाने का शौक होता है तो मैं वंस इन अ वीक, ट्वाइस अ वीक खाता हूँ, बिकॉज आई नो कि मैं सुबह, आप बिलीव करोगे, पिछले
17 या 15 सालों से मुझे आज एक भी दिन याद नहीं है जब मैंने सुबह उठ के 40 मिनट्स कार्डियो ना किया हो। अच्छा मेरे को अपना डाइट बताओ। डिसिप्लिन। नहीं, एक सेकंड, आई वांट टू आस्क दिस, 40 मिनट्स बॉडी बिल्डर्स कार्डियो भी करते हैं? हाँ, बॉडी बिल्डर्स कार्डियो तो करते हैं, कितना बट करते हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं पिछले 15 सालों से रोज सुबह उठ के नियमित रूप से 40 मिनट कार्डियो करता हूँ। अब वो मैंने घर पे साइकिल रखी हुई है, घर पे क्रॉस ट्रेनर रखा हुआ है, वहाँ नहीं तो सोसाइटी में ट्रेडमिल है, वहाँ नहीं तो जिम में है अपने। सो कहने का मतलब ये है कि उसके बिना मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, ना मैं अपना दिन शुरू करता हूँ, ये मेरे हाथ में है। बट अगर लेट्स से मेरी मीटिंग 8 बजे है तो मैं 7:30 उठ के सोच रहा हूँ कि मैं अपने लिए भी समय निकाल लूँ। मुझे पता है भाई मुझे फिर 6 बजे उठना पड़ेगा। आई नीड टू स्पेंड 40 मिनट्स लिसन अप की पंजाबी गाने सुनूंगा, चार्ज अप करूंगा, नॉट फॉर फिजिकल, फॉर मेंटल। कि वहां से मुझे लगता है वाह यार, स्वेट आउट हो गया, गाने सुन लिए, फ्रेश मूड है, अब बताओ किससे मीटिंग करनी अच्छा है। खाना बताओ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या मेरा खाते हो? खाना कोई ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट है, बट ब्रेकफास्ट से शुरू करो। फर्स्ट मील मेरी होती है लेट्स से अबाउट ओट्स, वे प्रोटीन, एंड देन सेकंड मेरी मील होती है फिश एंड राइस। जस्ट ओट्स, दैट्स इट? हाँ, मतलब कोई पराठे नहीं, कोई अंडे नहीं, कोई कुछ नहीं शौक किया? नहीं है शौक ही नहीं है। सहारनपुर के सहारनपुर बावजूद? के, हाँ। एक्चुअली सहारनपुर में रहा नहीं ना, पहले हॉस्टल था। अच्छा। फिर जैसे जैसे अपने आप को ग्रूम करना था वैसे वैसे शहर चेंज करता रहा, बट शहर जब चेंज कर रहा था तो मेरा खान पीन ऑलमोस्ट सेम ही तो था। फल वगैरह कुछ नहीं सुबह खाना होता? सुबह नहीं खाता हूँ, बट अच्छा। फिर एक मील बीच में होती है जो फ्रूट मील होती है 11 बजे के करीब। 11 बजे के नहीं करीब। तो ओट्स आप स्टार्ट टाइम क्या है जब आप स्टार्ट करते हो? सुबह मेरी पहली मील अराउंड होती है 9:30-10 बजे। कार्डियो के बाद? हाँ, कार्डियो करने के 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाता हूँ। और आप फास्टिंग पे रहते हो रात भर? आई वांट टू नो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो आप या कुछ? मैं नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं सो करते हो? आई एम नॉट अगेंस्ट एनी फैंसी डाइट। लोग आजकल पता नहीं कौन कौन सी करते हैं, बट मैं बोलता हूँ कि जो एक बेसिक होता है, दिस इज ऑलवेज गुड एंड इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। अगर मेरे से पूछना चाहते हो, मैं तो बोलूँगा ये प्लीज़ ये डाइट वाइट मत किया करो। ये मतलब इससे ना वजन थोड़ा कम हो जाएगा जल्दी, पर क्या नुकसान होगा इंटरनली आपको नहीं पता। इसीलिए 3 समय का जो खाना होता है, जो हमारे पूर्वजों से हम खाते आ रहे हैं, वो आज भी खाओ। उसकी क्वांटिटी चेंज कर दो, क्वालिटी चेंज कर दो, एंड मे बी शायद उसका लेट्स से 3 बार ना खा के डिवाइडेड इनटू 4 मील कर Small लो, meals. स्मॉल मील्स कर हाँ। लो। बट अगर Portion size आप बोलोगे control यार मैं करो। 16 घंटे कुछ नहीं खाऊंगा और फिर एक बार में इतना कुछ खा लूंगा, पता नहीं, मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट, बट मैंने कभी फॉलो नहीं। You 8 o'clock 9 o'clock you have your first meal. हाँ, मैं तब वे प्रोटीन पीता हूँ बिकॉज कार्डियो किया हुआ होता है। आई नीड फास्ट ऑब्जर्विंग, मतलब जो जल्दी से Absorb कर ले। हाँ, तो वे प्रोटीन एंड 50-60 ग्राम ऑफ ओट्स। कभी मन करता है तो एक आधा फ्रूट खा लिया साथ में, एंड देन फिर मेरी सेकंड मील होती है फिश एंड राइस, रेगुलरली? रेगुलरली 12 महीने ठीक है। फिश राइस। थर्ड मील मेरी होती है फिश एंड फ्रूट्स। फिश क्यों? एक्चुअली मैं फिश ऑयल इज वेरी गुड। नहीं, ना। थर्ड मील मतलब डिनर? नहीं अच्छा, थर्ड मील लंच पे लंच पहुंचे हो। होगी, हाँ। बिकॉज ऑफ कोर्स मतलब मुझे क्योंकि कंपटीशन खेलना है तो मुझे नॉर्मल से डबल एक्सरसाइज करता हाँ, हूँ, correct. तो नॉर्मल से डबल ही खाना पड़ता जी। है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स। पर चावल, सब लोग कहते हैं चावल से Bloating हो जाती यू है, हैव या- ब्लोटिंग एंड स्टमक वेट बढ़ता है। एक्चुअली वो भी सब मिसकंसेप्शंस हैं। मतलब लेट्स से अगर आप बोलोगे मैं 300 ग्राम चावल खाता हूँ तो मैं बोलता हूँ हाँ हो सकता है आपको थोड़ी ब्लोटिंग, बट अगर आप मेजर करके 120 ग्राम ऑफ राइस खाते हो लंच में, कोई भी खा सकता है यार, कोई भी, मतलब कोई भी खा सकता है। आपका जो प्रोटीन है वो फिश है, यू ईट? हाँ, मेरा जो नॉनवेज का प्रोटीन है, आई ऑलवेज ईट 12 महीने सालमन। सुबह से लेके दोपहर तक आपने चाय कॉफी कुछ नहीं पी? मैं चाय नहीं पीता, अच्छा। और मतलब आई एम नॉट, मतलब मुझे ऐसे ब्लैक कॉफ़ी का या कॉफ़ी का या फिर किसी सॉफ्ट ड्रिंक का या फिर किसी का ऐसा एडिक्शन नहीं है, फिजी कुछ पीने का मन है, ऐसा कुछ नहीं है। सो लंच हो गया, एंड लंच के बाद फिर मैं वर्कआउट करता हूँ अराउंड 6:30 या 7। उससे पहले मैं लाइट कुछ खा लेता हूँ एज अ स्नैक? एज ए स्नैक, ठीक है। एंड देन पोस्ट वर्कआउट नॉर्मली अगेन। आपके स्नैक्स क्या होते हैं? यहाँ पे चीटिंग हो जाती है कभी-कभी। स्नैक मेरे फ्रूट्स होते हैं। अगर फ्रूट्स नहीं खाऊंगा तो वॉलनट होंगे, आलमंड्स होंगे, इस तरह का कुछ गुड फैट होगा, बट एक्सरसाइज से जस्ट पहले नहीं होगा। ये मेक श्योर सभी को करना चाहिए कि एक्सरसाइज से तुरंत पहले कुछ मत खाओ। एटलीस्ट अगर कुछ हैवी खाना है तो 2-2.5 घंटे, अगर कुछ लाइट भी खाना है तो एटलीस्ट 90 मिनट्स का आपको गैप देना चाहिए, सो दैट वो फूड डाइजेस्ट होने के बाद ही आप जिम जाओ। ठीक है, तो फिर जिम चला जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ। वर्कआउट करने के अगेन बाद मेरा होता है वे प्रोटीन,
एंड मतलब कुछ भी पोर्शन ऑफ कार्ब, स्वीट पोटैटो हो सकता है, जैसे अब सीज़न आ गया है, स्वीट पोटैटो नहीं है तो नॉर्मल पोटैटो, बट क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होती। 150 ग्राम है तो वो नाप के वे होके ही 150 ग्राम है। ऐसा नहीं है कि अगर खाना है तो मतलब बिना मेजर करे नहीं खाता हूं। और ये शकरकंदी जो खाते भी हो, इसको आप तल के तो नहीं खाते हो? नहीं, बिल्कुल बेक्ड होगी या बेक्ड होगा। बॉइल्ड होगी। आप फ्राइड नहीं खाते? नहीं, मैं नहीं तो नहीं खाता। हाँ। इसलिए नहीं कि मैं बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशन में हूँ, एक तो मुझे पसंद नहीं है, दूसरा मुझे पता है उसका नुकसान कितना होता है इंटरनली। अब लेट्स से मैं बोलूँगा कि मैं स्मिता मैम अब मैं ना प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग छोड़ रहा हूँ 3 साल बाद, ठीक है? आप बोलोगे ठीक है, उसके बाद, अरे उसके बाद मैं तो रहूँगा, मेरा शरीर तो रहेगा, मुझे पता है इसको तंदुरुस्त रख के कितना अच्छा लगता है। मतलब मैं, अगर आप पूछो यार इतना तो तुम्हारा ड्रीम क्या है, मेरा ड्रीम ये है कि मैं जो फील कर रहा हूँ इस तंदुरुस्ती की वजह से, जो मेरा कॉन्फिडेंस है, जो मेरा हर चीज़ आज मेरे पास है, क्या मैं किसी अनफिट पर्सन को 2 दिन के लिए दे के उसको महसूस करवा दूँ? अगर मैंने उसको महसूस करा दिया ना, मैं लिख के दे देता हूँ, वो जिंदगी में कभी फिर नहीं छोड़ेगा। आप जो बोल रहे थे ना मोटिवेशन कहाँ से आएगा, अगर सच में मैं आपको 2 दिन के लिए अपनी हेल्थ दे दूं कि इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, आप बोलोगे इतने ज़्यादा तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। अगर इतने हैं तो तू अपना एक काम कर, तू अपना वापस ले, मैं अपनी बनाता हूँ। आपने लंच कर लिया, ठीक है, फिश एंड राइस, फिश 2 बार खा और लिया फिर आपने। स्नैक बिफोर जिमिंग, उसके बाद हाँ तो नो, यूर एट 6 PM। हाँ, आपने जिम से निकल के आपने वे प्रोटीन लिया। वर्कआउट के बाद मैं अपनी मील इन द सेंस कि जो बॉइल्ड पोटैटो है वो मैं अपने साथ कैरी करता हूँ, वे प्रोटीन अपने साथ कैरी करता हूँ, और वो मैं जिम में ही खाता हूँ जी। एंड देन घर आ जाता हूँ 1.5 या 2 घंटे बाद। मैं घर पहुँच जाता हूँ 9 बजे एंड देन मैं 10:30 या 11 अपना डिनर करता हूँ। डिनर में एक सब्जी का होना लाजमी है। इतनी लेट आप डिनर करते हो? 10:30 बजे? मैं 11 बजे करता हूँ। बट बहुत लेट नहीं हो गया? Actually, सब कहते कि जल्दी खाओ। वो भी तो है ना, यही लोगों को चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर आप संतुलित खाते हो, नपातुला खाते हो, ठीक है ना, तो आप कभी भी खा सकते हो यार। मैं रात, आप बिलीव करोगे, मैं एशिया चैंपियनशिप में भी रात को 2 रोटी और वो एग वाइट्स और वो सब्जी और सैलड खाते ही खाता था। मैं अपने सर को बोलता, सर रोटी को 1 कर दूं? बोलते क्यों कर दूं? बिकॉज तुम्हारा पूरे दिन का डाइट इतना सीमित है, उतना तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। और रोटी इज बेसिकली क्या है कि हम गेहूं को ना बचपन से खा रहे हैं, गेहूं खाए बिना तो हमें अच्छी नींद नहीं आती। समझ रहे हो आप? Yes. आप किसी को बोलो कि यार रात को ना तुम एक काम करो, बिल्कुल कार्ब खाना बंद कर दो, वो बोलेगा ठीक है जी बिल्कुल बंद कर देते हैं। हफ्ता या 10 दिन बाद मैं लिख के दे देता हूँ, उसकी नींद थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब होगी। अब जब उसकी नींद डिस्टर्ब होगी तो नेक्स्ट डे उसका सारा साइकिल ही डिस्टर्ब हो गया। इससे बेटर कि अगर आप पूरे दिन में आप काउंट करके खाते हो, कितना मेजर करके खाते हो, तो आपको रात को कार्ब खाना चाहिए सो दैट आपको एक अच्छी नींद आ जाए। और नींद आने के बाद आप अगले दिन फ्रेश उठो तो ही तो कार्डियो कर पाओगे, या तो ही तो ऑफिस जा पाओगे। अब उबले हुए आलू, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने तो कभी सुना बॉइल्ड नहीं। पोटैटो। क्यों? इट्स जस्ट बिकॉज कार्बोहाइड्रेट। तो उसमें क्या आप नमक, काली मिर्च, कुछ भी? नमक, काली मिर्च आप डाल के खाते हो, तो वो मेरा लास्ट मील होती है, डिनर। और दूध अंडे नहीं है, मैं दूध नहीं पीता। आप सहारनपुर के रहने वाले, अब मैं बार बार सहारनपुर पे आती हूँ। अब मैं बता देता हूँ। और आप दूध अंडे नहीं? मैं बताता हूँ ना रीज़न। नहीं, रात को अंडे खाता हूँ। दूध जो है ना, आप बिलीव करना, मुझे इतना शौक है ना, अगर आप बोलो यतिंदर कोई चीट मील करनी है तेरे को तो क्या है, मैं बोलूँगा कुछ मत दो, आप मुझे ना 2-3 ग्लास ठंडे दूध के दे दो। मुझे इतना शौक है। बट यही छूट गया इस प्रोफेशन में आने के बाद, बिकॉज जिस स्किन क्वालिटी में, जिस स्किन टोन में हमें रहना पड़ता है, जिस बॉडी फैट परसेंटेज में, तो हम दूध नहीं पी सकते। बेसिकली हम डेयरी प्रोडक्ट नहीं खा सकते, दूध नहीं पी सकते, ज़्यादा दही नहीं खा सकते, पनीर नहीं खा सकते, बिकॉज ऑफ उसमें बहुत फैट होता है। बट जितने भी यंग जनरेशन हैं, जितने भी लोग नॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए जम जा रहे हैं, वो थोड़ी बहुत क्वांटिटी में ये सब यूज़ कर सकते हैं। बट मेरे लिए दूध इज़ नो। एंड आपका चीट मील 3 ग्लास दूध है? हाँ, मैं अगर मुझे लगेगा I'm going to say again, समोसे पकोड़े नहीं खाते हैं ना, मैं नहीं इसीलिए। खाता ना, मैं तो दूध पी लूँगा। अगर आप बोलोगे कि चल कुछ चीट करना है, अब जैसे मैं लेट्स से कंपटीशन से अगले दिन आता हूँ, तो मैं मम्मी को बोलता हूँ, मम्मी कहती है क्या? मैंने कहा कुछ भी नहीं, नॉर्मल दूध की खीर बनाना चावल वाली, बड़ा भर के, जिसको मैं कम से कम 2-3 दिन खाऊं कटोरी भर भर के, तो वही अपनी चीट मील है। तो आई थिंक बाहर का फूड
या तो छोटे शहरों में पहले ऐसा होता था, फैमिलीज के साथ कहाँ ही जाना होता था। मुझे आज भी याद है, हम छोटे छोटे थे, पापा मैं जी बाहर जाना है कहीं, तो बस साउथ इंडियन, तो साउथ इंडियन वो इडली सांभर खा लिया, डोसा खा लिया, उसमें कितना ही फैट होगा। तो हम लोग छोटे शहरों के लोग हैं, छोटे शहरों में रहे हैं, तो ज़्यादा कभी जंक फूड से परिचय नहीं हुआ। बट हाँ, वही घर का खान पीन जो भी था। बट अभी एक डाइट ऐसी हो गई है जो नियमित रूप से काफ़ी समय से वैसी है। सर आपकी एज क्या है अभी? आई एम 40। इसका एक सीलिंग नहीं है बॉडी बिल्डर्स इस हेल्थ की? Actually- बिकॉज आफ्टर 40 चीजें थोड़ी ढीली होने लग जाती हैं। नहीं 35 के बाद। ग्रेविटी 35 ग्रेविटी थ्रो। तो इसको टू सस्टेन इट, एक्चुअली क्या है कि वैसे तो लोग बोलते हैं कि यार 35 के बाद बॉडी बिल्डिंग करना डिफ़िकल्ट होता है। जैसे एक्चुअली मैंने पहले भी 1-2 इंटरव्यू में बोला है कि 2018 में बहुत सारे लोगों ने मुझ पे भी सवाल किया, क्योंकि मैं 38 हो चुका था और कोविड में 2 साल कंपटीशन नहीं हुए, तो compete नहीं कर रहा था। तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि अब यतिंदर सिंह एज ए खिलाड़ी ख़त्म हो चुका है, फिनिश्ड। बिकॉज अब तो ये पता है क्या करता है, ज्ञान बांटता है, यूट्यूब में आता है, तो ही इज़ अ यूट्यूबर नाउ। बट वो मैं विस्परिंग सुन रहा था, बट मुझे था कि जिस दिन मुझे अपने टाइम आएगा वो, कि जब मैं अपने आप को पुश करके एक्सेल करके करूँगा, तो बस फिर मुझे लगा कि वही, इफ़ यू अगर विल है तो एज इज़ जस्ट अ नंबर्स। आप 40 में भी वो कर सकते हो जो लोग 30 में नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो अभी मैं 40 में एशिया चैंपियन बना हूँ, ओवरऑल एशिया चैंपियन। देन लोगों को बड़ा ओ यतिंदर सिंह एज ए खिलाड़ी फिर कहाँ से आ गया? अरे वो कहाँ से नहीं आया, वो बस थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था, कोविड का समय था, फिर कंट्रीब्यूट करना था तो कंटेंट क्रिएट करने में बिजी था। बट मुझे था कि जैसे ही कोई कॉन्टेस्ट आएगा आई वांट टू पार्टिसिपेट। बट मुझे इस प्रोफेशन को 45 तक एटलीस्ट कॉम्पीट करना है। इंडिया में तो नहीं करते लोग, बट बाहर तो करते हैं। बिल्कुल। इट्स जस्ट अबाउट योर लाइफस्टाइल। आपका खान पीन कैसा है? अगर आपका खान पीन ठीक है और आप तंदुरुस्त हो और अगर आप कर सकते हो, तो आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर। ये हमने ब्लॉग बना लिया है बेसिकली, हमने अपने आलस को दूसरा रूप दे दिया। यार अब मेरी उम्र नहीं रही। आप मिस्टर एशिया कब जीते? अभी जुलाई अभी में? 3 महीने पहले। 3 महीने पहले। कांग्रेचुलेशंस। Thank you so क्वाइट much. एन अचीवमेंट एट योर एज एज वेल। आपकी प्रिपरेशन कैसी थी उसमें, योर डाइट एंड ऑल दैट? डाइट तो मैंने आपको आपने यही डाइट थी? यही डाइट थी, सेम डाइट थी। एक्चुअली वही फिजिकल प्रिपरेशन मैं 22 सालों से कर रहा हूँ, बट ये मेरे लिए थोड़ा मेंटल प्रिपरेशन थी जी। मेंटल प्रिपरेशन ऐसी थी Critics को चुप कराना। हाँ, लोगों को बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। मेरे आई थिंक 70% ऑफिशियल जजेस को बिलीव नहीं था कि यतिंदर सिंह दोबारा आएगा, कम बैक करेगा, एंड दैट टू वो कम बैक जो मैं ये बोलता हूँ कि ये विन जो है, इसमें जो मेरी फिजिक है, दैट इज़ माई बेस्ट फिजिक एवर। तो यानी 40 साल में मैं वो शरीर के साथ स्टेज पे गया था जो लोगों ने बोला यार ये कैसे होता है। तो मैं बोलना चाहता हूँ ये होता है फिजिकली 70%, बट जब 30% आप इसमें माइंड डाल देते हो, ठीक है ना। और हमने एक संकल्प सीरीज़ बनाई थी एक्चुअली कोविड के दौरान ना। आप हमारा संकल्प सीरीज़ देखो जाके ना, तो यू नीड टू गेट, मतलब आपको थोड़ा और अंडरस्टैंड करेगा कि वाई एशिया 2022 दिस इज़ अ चैलेंज फॉर मी। मेरा भी वेट बढ़ गया था, बहुत अजीब सी कुछ सिचुएशन हो गई थी, बिकॉज वही सब कुछ मेंटली इधर उधर हो गया था। बट फिर वही चैलेंज था कि नाउ मुझे वो यतिंदर सिंह को वापस लाना है। तो हमने एक संकल्प सीरीज़ बनाई थी, तो उसमें एक बड़ा फेवरेट वो डायलॉग है कि संकल्प जब ले लिया है तूने तो डरता है क्यों, गिरेगा संभलेगा, पर की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हर चुनौती को स्वीकार करता चला चल, हर लहर को पार करता चला चल। तू एहसास करेगा चारों दिशाएं भी तेरे साथ हैं, और तब ये जान लेना यही तेरे विजयी होने का आभास है। बहुत तो जो विजय होने का आभास मैं कर चुका था, बट मुझे लोगों को कराना था, और ये मेरा एक गिफ्ट था सोसाइटी को कि कोई बात नहीं, एज बढ़ रही है, तुम हिम्मत रखो, विल को स्ट्रॉन्ग करो, कर लोगे यार, कोई बात नहीं। एंड द डे ऑफ द कंपटीशन आप तो टोटली डिहाइड्रेटेड हो गए कुछ, इसमें जितना मैंने पढ़ा है। हाँ बहुत, एक्चुअली वो तो नॉर्मल पर्सन के ना समझ में आने वाली बात है। दिस अ डिप्लेशन फेज। आपके व्हाट डज योर बॉडी गो थ्रू, क्या होता है, कैसे करते हो आप प्रिपेयर पोज मारने से पहले? एक्चुअली क्या था थिंग इज कि वो स्टेज पे जाने से पहले का जो एक हफ्ता है, दैट इज अ वेरी क्रूशियल। उस टाइम वर्कआउट काम नहीं आती। उस टाइम आपका हर एक मेजरमेंट, सॉल्ट का, वाटर का, कार्ब्स का, प्रोटीन का, एंड देन पोजिंग करना,
अपने आप को डिहाइड्रेटेड करना, बंद कमरे में रहना। क्यों डिहाइड्रेट करना होता है? Veins pop out. एक्चुअली नहीं, द थिंग इज कि फैट तो है ही नहीं आपकी बॉडी में। अब जितने भी कॉम्पिटिटर आए हैं वो फैट के साथ तो आएंगे नहीं, ऑफ कोर्स एक मसल डेफिनेशन के साथ आएंगे, बट मसल डेफिनेशन का भी एक होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 10। बट लेवल 10 वाला मे बी 3 दिन से उसने सोडियम ना खाया हो और जितना पानी उसको ज़रूरत है उसका वो 20% पी रहा हो, यानी सिर्फ जीने के लिए, तो वो मसल डिहाइड्रेटेड नहीं होते, इज जस्ट बिनीथ द स्किन। आपकी स्किन और मसल के बीच में जो एक पानी की लेयर है वो थोड़ी हल्की हो जाती है, मसल की विजिबिलिटी और बढ़ जाती है। बट ऐसा प्लीज कोई ना ये करे। बड़ा सिवियर चीज है। नहीं, ये सिर्फ एथलीट्स ही कर सकते ये हैं। सिर्फ और आप और मैं बताऊं, उस टाइम 24 घंटे हमारे ऊपर नजर होती है हर चीज की, क्योंकि आपके सारे पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो रहे होंगे। नहीं, उस टाइम माइंड बिल्कुल बहुत ज़्यादा काम नहीं करता। सो यू नीड टू बी, आपका ट्रेनर, आपका डॉक्टर, आपकी फैमिली में से जो आपको बहुत अंडरस्टैंड करता है वो आपके साथ होना चाहिए, सो दैट एवरीथिंग गोज फाइन। बिकॉज अब सोचो ना यार, मैं अगर 4 लीटर पानी पीता हूँ, आप मुझे 4 दिन बोल रहे हो कि अब तेरे को तो 16 लीटर पिएगा 4 दिन में, अब तो 4 दिन में 16 नहीं पिएगा, तो 1 लीटर भी नहीं पिएगा, तो तू कितने कम से कम में रह सकता है। और आपकी वीकनेस लेवल्स भी बहुत तो मैं ज़्यादा। बोलूंगा यार, मैं 16 लीटर की बजाय चलो 1 लीटर में काम चला लूंगा। आप 1 लीटर में 4 दिन काट के देखो। नहीं, टॉर्चर है। आप बोलो कि नहीं यार, हो ही नहीं सकता। बट आई थिंक एथलीट है तो सीख जाता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। अब आपने ये तो कर लिया, कोई इंडियन विल दे ब्रेक थ्रू, मिस्टर ओलंपिया पहुंचेंगे, प्लेस करेंगे मिस्टर ओलंपिया में? करेंगे, आपको बिल्कुल। लगता है होगा ये फ्यूचर में? बिल्कुल होगा। इट्स जस्ट बिकॉज देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, जैसे जैसे इंडिया में बड़ी चैंपियनशिप्स ऑर्गेनाइज हो रही हैं, उतने ही हम जागरूक हो रहे हैं। जैसे आज से 10 साल पहले आप पूछो ओलंपिया में कैसे जा सकते हैं, बोलेगा भाई साहब नहीं पता यार। बट आज के एथलीट को ओलंपिया पता है कि IFBB में प्रो कार्ड लो, प्रो शो जीतो, ओलंपिया जाओ। और काफ़ी इंडिया में प्रो कार्ड जीत चुके हैं लड़के ना, तो आई थिंक इन्हीं में से कोई ना कोई ओलंपिया जाएगा, इंडिया के फ्लैग को लिफ्ट करेगा स्टेज पे, और जीतेगा या नहीं जीतेगा, अगर इसको कहें अभी सवाल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जीतेगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट। यू हैव बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूट्यूबर। आपका बिजनेस भी टचवुड इज गोइंग वेल ऑन यूट्यूब। फ्यूचर क्या है आपका इन दिस डिजिटल मीडियम में ही आपका ग्रोथ दिख रहा है आपको? हाँ, क्योंकि मुझे लगा वही कि डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं। सो आई थिंक आजकल डिजिटल युग है, डिजिटल मीडिया में अगर आपकी पकड़ है तो आई थिंक आप घर घर पहुंच जाते हो। क्योंकि ऑफ कोर्स यार, हम सबके पास मोबाइल्स हैं, अब तो गांव कस्बों में मतलब इजी है कि आप यूट्यूब खोल लो और यूट्यूब में आपको कोई यतिंदर सिंह की वीडियो दिख जाएगी। अच्छा ये कौन है, ओहो ये कोई बॉडी बिल्डर, अच्छा ये तो एशिया भी जीता हुआ है, अच्छा इसकी विकिपीडिया पढ़ लो। तो मेरे पास अब क्या है, रीच आउट करने का द ओनली सोर्स इज सोशल मीडिया। वो इंस्टाग्राम हो, वो फेसबुक हो, वो यूट्यूब हो। तो यूट्यूब में हम ज़्यादा काम 2 वजह से कर रहे हैं। एक तो ऑफकोर्स सोर्स ऑफ अर्निंग, एक अच्छी सोर्स ऑफ अर्निंग है, बट दूसरा कंट्रीब्यूशन, कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ तो कंट्रीब्यूट करूँगा। और एक्चुअली जब ये यूट्यूब बनाया था ना, तो मुझे नहीं पता था व्हाट इज़ यूट्यूब। उस टाइम मैं फिटनेस के एक फेमस यूट्यूबर के पास कॉल किया था और मैसेज किया था कि यार मुझे थोड़ी हेल्प कर दो, बता दो, एंड ही डिनाई। उसने मेरा मैसेज का 1-2 दिन जवाब नहीं दिया, एंड देन उसको लगा यार ये भी बना लेगा तो क्या। उस दिन मैंने चैनल ले लिया था कि मुझे इसको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फिटनेस यूट्यूब चैनल बनाना है। और वो जब तक नहीं बनेगा, वैसे तो बन चुका है, नंबर्स में ये बनने वाला है, तब तक मेरा भूख नींद चैन अब रहेगी, वो मेरा है थोड़ा। ओके, लास्ट क्वेश्चन। आप स्मॉल टाउन की बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कैसे कि यू डिडंट नो हाउ टू डू थिंग्स। जब हमारे जो खिलाड़ी जो गांव से निकल के जब इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं, तो थोड़ी बहुत झिझक होती है ना। वो लोग सब अंग्रेज़ी में बात करते हैं, उनके पास किट होते हैं जो फैंसी किट्स होते हैं, स्पॉन्सरशिप होती है। तो क्या आपके साथ भी ऐसे हुआ दैट यू फेल्ट कि मैं अंग्रेज़ी ऐसे एक्सेंट में नहीं बोल सकता? How did you overcome that? Actually, मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था, एंड वन गर्ल इज़ वेरी एक्साइटेड कि इंडियन टीम आई है और उनको इंटरव्यू लेना था। एंड बट जैसे ही मैं सबसे पतला था, मैं छोटी वेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट करता था, तो उसने देखा भाई सबसे तगड़ा कौन है, तो उसने देखा ये 100 kg का कोई बंदा है साउथ मतलब उधर साउथ साइड का, उन्होंने उनको खड़ा कर लिया। तो जैसे उसने इंग्लिश में बोलना शुरू किया, तो अब उनको ऑफकोर्स वो भी कंफर्टेबल नहीं थे,
ही इज़ अ वेरी गुड एथलीट, बट एथलीट एक अच्छा स्पीकर भी हो ये तो नहीं पॉसिबल नहीं है। बट जैसे उसने इंग्लिश में बात करनी शुरू करी तो मैं तो और पीछे हल गया। मैंने कहा अभी ये कभी इधर आ जाएंगे तो मैं तो बिल्कुल, बट मुझे लगा बट यार कुछ तो करना पड़ेगा ना। बट हेजिटेशन का जो मतलब आप जो हेजिटेशन बोल रहे हो ना उसको 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, वैसी हेजिटेशन मुझे थी कि मैं पहले इंटरनेशनल ट्रिप पे आया हूँ और ना अच्छे कपड़े हैं, बट हाँ फिजिक अच्छी है, जीत जाएंगे इंडिया को, मतलब इंडिया के लिए मेडल तो लेके जाएंगे। बट वो जैसे लड़की ने देखा कि कोई भी कंफर्टेबल नहीं है तो मुझे एक लाइन तो पता थी कि हाय कैन आई ट्राई, तो उसने कहा अच्छा इंग्लिश। मैंने कहा नहीं इंग्लिश नहीं, मैं बोलूँगा हिंदी में, बट हिंदी में थोड़ा इन सब से बेटर कन्वे कर दूंगा, बोल दूंगा। तो दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू जो यहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने बाकी काफ़ी लोगों ने देखा। तब मेरे ही कुछ लोगों ने बोला कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, तो तब से फिर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दिया। बट आई थिंक जो गांव कस्बों से लड़के आते हैं ना वो असली हीरे होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि शहरों में हीरे नहीं होते, शहरों में भी हीरे होते हैं, बट वो एक्चुअली उस मिट्टी से लड़ के इतने मजबूत बन जाते हैं कि वो जल्दी से हार नहीं मानते। बट आई थिंक उनको एक बात समझनी चाहिए कि जो भाषा है ना, वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई भी भाषा हो, भाषा इस भाषा, तुम्हारी भाषा में तुम किसी को अपनी बात समझा सकते हो, वो कोई भी लैंग्वेज हो। तो लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। एंड स्पोर्ट्स पर्सन जो भी कोई खिलाड़ी है उसको आई थिंक खेल के लिए जाना चाहिए, ना कि उसके वोकल के लिए। बट आई थिंक मैं तो बहुत बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मैं अब अपने वोकल पे एंड अपनी भाषा पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि ऑफ कोर्स मुझे सिर्फ वो बॉडी बिल्डर का टैग लेके नहीं रहना। फिर आप स्किल्स और सीख रहे हो। हाँ, मैं स्किल्स डेवलप कर रहा हूँ जस्ट टू बी कि मैं बॉडी बिल्डर्स को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकूं। क्योंकि कम्युनिकेशन में Very- लैंग्वेज स्किल्स आर इम्पोर्टेंट, इसलिए आप इंग्लिश भी बोलते हो, हिंदी भी बोल लेते हाँ, हो। अगर आप अपनी बात ही नहीं समझा पा रहे हो किसी को तो फिर मतलब आई थिंक फिर कोई फायदा नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि आपको अपनी बात तो समझानी आनी चाहिए, वो किसी भी भाषा में आनी चाहिए। Yatinder, this has been the most interesting podcast. I mean, Thank you so much. no comment on my earlier 12-13 podcast, but ये सबसे लंबा चला है and आप बिल्कुल दिल से बात करते हो। मतलब it's so honest when you speak. It's been Thank the you so most much. interesting podcast that I've done. Thank you so much for coming. Thank you so here. much. sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you for listening or watching this podcast. Please like or subscribe on whichever platform you have listened or seen this on. Namaste. Jai Hind.